पैसा एक ऐसी चीज है जिसकी जरूरत हम सभी को होती है। ये बिल्कुल सच है कि हम सब अमीर होना चाहते हैं और अपनी जिंदगी में ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने की चाह रखते हैं। और साथ ही साथ हम ये भी चाहते हैं कि हमें पूरी तरह से फाइनेंशियल फ्रीडम मिले, यानी पैसे कमाने की हमें कोई टेंशन न रहे। हम चर्चा कर रहे हैं रिच डैड्स कैश फ्लो क्वाड्रेंट के बारे में। ये वो किताब है जिसके लेखक हैं रॉबर्ट कियोसाकी। देखिए, कैश फ्लो क्वाड्रेंट के दो हिस्से हैं, दायां और बायां। इस कैश फ्लो क्वाड्रेंट में कुल 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। पहला क्वाड्रेंट ई है जिसका मतलब एम्प्लॉई होता है। दूसरा क्वाड्रेंट एस है जिसमें सेल्फ एम्प्लॉयड आते हैं। तीसरा क्वाड्रेंट बी है जिसके अंतर्गत बिजनेस ओनर्स आते हैं, और वहीं चौथा क्वाड्रेंट होता है आई, जिसमें बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आते हैं। हम में से हर इंसान इस कैश फ्लो क्वाड्रेंट के एक क्वाड्रेंट में जरूर आता है। हम किस क्वाड्रेंट में आते हैं ये हमारे पैसे कमाने के तरीके पर डिपेंड करता है। ज्यादातर लोग इंप्लॉइज हैं, इसीलिए वे सैलरी पर डिपेंड करते हैं। वहीं कुछ लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं और वे इसी माध्यम से पैसे कमाते हैं। इंप्लॉई और सेल्फ एम्प्लॉयड लोग क्वाड्रेंट के बाएं हिस्से की तरफ आते हैं। जो लोग अपना बिजनेस कर रहे हैं और जिनका किसी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट है, ऐसे लोग क्वाड्रेंट के दाएं हिस्से में रहते हैं। कैश फ्लो क्वाड्रेंट की इस चर्चा में आप ये जानेंगे कि आप कैश फ्लो क्वाड्रेंट के किस हिस्से में आते हैं और फाइनेंशियल फ्रीडम को किस तरह से प्राप्त किया जाता है। अगर आप अपने क्वाड्रेंट को बदलना चाहते हैं, यानी आप अगर ई से एस क्वाड्रेंट पर शिफ्ट होना चाहते हैं और पूरी तरह से फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं, तो कैश फ्लो क्वाड्रेंट की इस बुक समरी को जरूर सुनिए। कैश फ्लो क्वाड्रेंट में वित्तीय बुद्धिमत्ता के महत्व पर जोर दिया गया है। अगर आप ई या एस वाले बाएं हिस्से में बने रहने का विकल्प चुनते हैं, तो आपको स्मार्ट बनने की कोई खास जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप बी या आई के रूप में क्वाड्रेंट के दाएं हिस्से में काम करना चाहते हैं, तो आपको बहुत स्मार्ट बनना होगा। बी या आई बनने के लिए आपको उस दिशा को नियंत्रित करना होगा जहां से आपका कैश फ्लो या आमदनी आ रहे हैं। यह पुस्तक उन लोगों के लिए है जो अपने जीवन में परिवर्तन करने के लिए तैयार हैं और वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए अपनी खुद की योजना बनाना चाहते हैं। अगर आप अपनी वित्तीय स्वतंत्रता की यात्रा शुरू करने के लिए तैयार हैं, तो कुकू एफएम पर इस पुस्तक के बाकी भागों को जरूर सुने। तो ये था हमारा रिच डैड्स कैश फ्लो क्वाड्रेंट का पहला एपिसोड। अगले एपिसोड में हम कैश फ्लो क्वाड्रेंट के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और लेखक द्वारा केस स्टडी से भी कैश फ्लो क्वाड्रेंट के बारे में समझेंगे। आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपकी बातों का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। आज हम चर्चा कर रहे हैं रिच डैड्स कैश फ्लो क्वाड्रेंट किताब के बारे में, जिसको लिखा है रॉबर्ट टी कियोसाकी ने। हमारी सोसाइटी का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर ऐसा है जहां पर नौकरी करने को ही सबसे बेहतर माना जाता है। जो नौकरी करता है, सोसाइटी उसे रिस्पेक्ट यानी इज्जत की नजरों से देखती है, और अगर आपने नौकरी से हटकर कोई दूसरी चीज की, तो लोग आपको इतनी इज्जत नहीं देते। हाँ, लेकिन आप अगर उस चीज में सफल होकर बहुत ज्यादा पैसे कमा लेते हैं, तो लोग जरूर वापस से आपको रिस्पेक्ट देना शुरू कर देते हैं। इसी से संबंधित लेखक रॉबर्ट टी कियोसाकी हमें अपनी जिंदगी का किस्सा सुनाते हुए कहते हैं कि साल 1985 उनकी जिंदगी का सबसे बुरा साल था। इसी साल वे और उनकी धर्मपत्नी किम दोनों बेघर हो चुके थे, जिसकी वजह से उन्हें 2 हफ्ते अपनी कार में बिताने पड़े। और जब उनके खास दोस्त को उनके इस हाल के बारे में पता चला, तो उसने उन्हें अपने बेसमेंट में रहने की इजाजत दे दी। रॉबर्ट कहते हैं कि यह दौर उनके लिए बेहद मुश्किलों से भरा था। अपने दोस्त के बेसमेंट में उन्हें पूरे 9 महीने का समय गुजारना पड़ा, और इन 9 महीनों के दौरान उन्हें काफी कुछ झेलना पड़ा। रॉबर्ट कहते हैं कि उनके दोस्त और परिवार वाले अक्सर उनसे यही कहते रहते कि इस बुरे दौर को झेलने से बेहतर है कि तुम कहीं नौकरी कर लो। लेकिन रॉबर्ट नौकरी नहीं करना चाहते थे, और वे अपने दोस्त और परिवार वालों को नौकरी न करने की वजह समझा भी नहीं पाते थे, क्योंकि उनके दोस्त और परिवार वालों की नजर में नौकरी करना ज्यादा रिस्पेक्टफुल और वैल्यूबल था। लेखक रॉबर्ट कहते हैं कि उन्होंने इस पुस्तक में अपनी बेघर स्थिति और कंगाली की हालत का जिक्र इसलिए किया है क्योंकि वो अक्सर लोगों को यह कहते सुनते हैं कि धन कमाने के लिए धन की जरूरत होती है। हालांकि रॉबर्ट इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं है।
उनका मानना है कि धन कमाने के लिए अच्छी औपचारिक शिक्षा की भी जरूरत नहीं होती। वर्षों तक पढ़े गए कैलकुलस, ट्रिग्नोमेट्री, केमिस्ट्री और फिजिक्स, इन सब विषयों की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। रॉबर्ट ने हेनरी फोर्ड, बिल गेट्स, माइकल डेल और स्टीव जॉब्स का उदाहरण देते हुए कहा कि इन सभी ने कॉलेज की डिग्री हासिल किए बिना आर्थिक स्वतंत्रता हासिल की है। पारंपरिक व्यवसायों के लिए कॉलेज की शिक्षा महत्वपूर्ण है, लेकिन उन कामों के लिए नहीं जिनसे हम प्रचुर धन कमा सकें और आर्थिक रूप से स्वतंत्र बन सकें। पिछले भाग में हमने बात की थी कैश फ्लो क्वाड्रेंट की। आखिर ये कैश फ्लो क्वाड्रेंट है क्या? देखिए, ये वो तरीका है जिसके माध्यम से हम अपनी इनकम कमाते हैं। इस बात को समझाने के लिए रॉबर्ट हमें उदाहरण देते हुए बताते हैं कि अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं, तो उस कंपनी में काम करने के एवज में ही आपको सैलरी मिलती है। यानी आपकी इनकम सैलरी होती है और आप एम्प्लॉई होते हैं। वहीं जब आप खुद के लिए काम करते हैं और खुद के लिए काम करके आप जो पैसे कमाते हैं, वही आपकी इनकम होती है। और इसे ही हम सेल्फ एम्प्लॉयड होना कहते हैं। जबकि जब आप अपना खुद का एक बड़ा बिजनेस खड़ा कर लेते हैं और उस बिजनेस को चलाने के लिए आप कर्मचारियों को रखते हैं, तो आप बिजनेस ओनर की कैटेगरी में आ जाते हैं। और जब आप अपने पैसों से पैसे बनाने लगते हैं और दूसरों के बिजनेस में अपना पैसा लगाने लगते हैं, तो उस वक्त आप इन्वेस्टर बन जाते हैं। अगर देखा जाए तो पैसा एक ही जैसा होता है। सब एक ही तरह के पैसों को कमाते हैं, लेकिन लोगों के पैसे कमाने के तरीके अलग होते हैं। कुछ ज्यादा कमाते हैं और कुछ कम कमाते हैं। कैश फ्लो क्वाड्रेंट को समझकर आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि आप क्वाड्रेंट में किस तरफ आते हैं। हमारे अंदर इतनी क्षमता होती है कि हम सभी यानी चारों क्वाड्रेंट से पैसा कमा सकते हैं। लेकिन इन क्वाड्रेंट से पैसे कमाने के लिए जरूरी नहीं कि हमने स्कूल या कॉलेज में क्या सीखा है। जरूरी तो यह है कि हमारा इंटरेस्ट किस में है और फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए हम कितने डेडिकेटेड हैं। इस चीज को और बेहतर तरीके से समझाने के लिए रॉबर्ट हमें उदाहरण देते हैं कि एक डॉक्टर अपनी आमदनी ई से यानी एम्प्लॉय से कमा सकता है। अगर वो कर्मचारी के रूप में किसी बड़े अस्पताल में नौकरी करता हो, यही डॉक्टर एस यानी सेल्फ एम्प्लॉयड के रूप में भी धन कमा सकता है। सेल्फ एम्प्लॉयड व्यक्ति के रूप में वो अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस शुरू कर सकता है। वो अपनी क्लिनिक खोल सकता है और स्टाफ को नौकरी पर रख सकता है। यही डॉक्टर बी यानी बिजनेस ओनर बनने का निर्णय भी ले सकता है। वो किसी क्लिनिक या लेबोरेटरी का मालिक बन सकता है। वो अपने स्टाफ में दूसरे डॉक्टर्स को रख सकता है। इस स्थिति में डॉक्टर इस बिजनेस का मालिक होगा। यह भी हो सकता है कि डॉक्टर कोई भी कंपनी बनाने का फैसला करे जिसका चिकित्सा के क्षेत्र से कोई संबंध ना हो, जबकि वो खुद किसी दूसरी जगह कर्मचारी के रूप में काम करे। ऐसी स्थिति में डॉक्टर अपनी आमदनी ई और बी दोनों के रूप में कमाएगा। आई यानी इन्वेस्टर के रूप में ये डॉक्टर किसी दूसरे के बिजनेस में निवेश करके या फिर शेयर बाजार और रियल एस्टेट जैसे निवेशों से भी धन कमा सकता है। हम क्या करते हैं ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण तो यह है कि हमारी आमदनी कहां से होती है। यह व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है कि वो किस क्वाड्रेंट से आमदनी कमाना चाहता है। कुछ लोगों को जिंदगी भर एम्प्लॉई बनना अच्छा लगता है और कुछ लोगों को नौकरी करना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। कुछ लोग खुद का बिजनेस करना पसंद करते हैं और उसे चलाना पसंद करते हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें इन्वेस्ट करना पसंद है और वो दूसरों के बिजनेस में इन्वेस्ट करते रहते हैं। ऐसे लोग दूसरों की कंपनियों के शेयर और इक्विटी खरीद लेते हैं। हम सभी के अंदर कहीं ना कहीं ये चारों क्वालिटीज होती हैं। जब आप कैश फ्लो क्वाड्रेंट के सारे क्वाड्रेंट्स की विशेषताओं को जानेंगे, तो आप खुद एनालाइज कर पाएंगे कि आपके लिए कौन सा क्वाड्रेंट बेहतर होगा। हो सकता है इस पुस्तक पर चर्चा करने के बाद आप में से कुछ लोग अपनी आमदनी कमाने के तरीकों को बदलना चाहें। यह भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोग जहां हैं वहीं रहने में खुशी का अनुभव करें। हो सकता है आप एक से अधिक क्वाड्रेंट्स में काम करने का विकल्प चुन लें। देखिए, हम सब अलग हैं और एक क्वाड्रेंट दूसरे से अधिक महत्वपूर्ण या बेहतर नहीं होता है। दुनिया के हर गांव, कस्बे, शहर और देश में चारों क्वाड्रेंट्स में काम करने वाले लोगों की जरूरत होती है ताकि समाज की आर्थिक स्थिरता बनी रहे। लेखक रॉबर्ट कियोसाकी अपने ज्यादा पढ़े लिखे यानी उच्च शिक्षित डैडी के बारे में बताते हुए कहते हैं कि मेरे अधिक पढ़े लिखे यानी उच्च शिक्षित डैडी हमेशा कहा करते थे
कि आप किसी बूढ़े कुत्ते को नया करतब नहीं सिखा सकते। उन्होंने अपने पुअर डैडी को फाइनेंशियल फ्रीडम सिखाने के लिए कैश फ्लो क्वाड्रेंट का कॉन्सेप्ट कई बार समझाया। चूंकि उनकी उम्र 60 साल की हो चुकी थी, तो उन्हें लगता था कि इस उम्र में कैश फ्लो क्वाड्रेंट के कॉन्सेप्ट को समझना बेकार है। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि एक बार उनके पुअर डैडी ने अपनी आमदनी को जोड़कर एक आइसक्रीम की फ्रेंचाइजी खरीदी थी, लेकिन दुर्भाग्य से उनकी आइसक्रीम की फ्रेंचाइजी सफल नहीं हो पाई, जिसकी वजह से उन्हें लगने लगा था कि वो अब कभी फाइनेंशियली फ्री नहीं हो पाएंगे। हालांकि वे समझदार थे और चाहते तो कैश फ्लो क्वाड्रेंट को आसानी से समझ सकते थे, लेकिन कोई ऐसी चीज थी शायद जो उन्हें कैश फ्लो क्वाड्रेंट को समझने से रोकती थी। चर्चा कर रहे हैं रिच डैड्स कैश फ्लो क्वाड्रेंट किताब के बारे में, जिसे लिखा है रॉबर्ट टी कियोसाकी ने। किसी व्यक्ति के क्वाड्रेंट को पता लगाने के लिए हमें उस व्यक्ति के शब्दों को ध्यान से सुनना होता है। किसी व्यक्ति के बोले गए शब्दों से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वो व्यक्ति क्वाड्रेंट के किस हिस्से में आता है। ई यानी एम्प्लॉय क्वाड्रेंट वाला व्यक्ति कहता है कि मैं एक सुरक्षित नौकरी ढूंढ रहा हूं जिसमें अच्छी तनख्वाह और बढ़िया लाभ हो। एस यानी सेल्फ एम्प्लॉयड क्वाड्रेंट वाला व्यक्ति कहता है मेरी हर घंटे की कमाई $20 है। बी यानी बिजनेस ओनर क्वाड्रेंट वाला व्यक्ति कहता है मैं अपनी कंपनी को चलाने के लिए एक नया मैनेजर ढूंढ रहा हूं। वहीं आई यानी इन्वेस्टर क्वाड्रेंट वाला व्यक्ति कहता है मेरा कैश फ्लो कभी कभी रिटर्न के इंटरनल रेट या फिर कभी कभी रिटर्न्स के नेट रेट पर आधारित होता है। लेखक रॉबर्ट कियोसाकी हमें अलग अलग क्वाड्रेंट्स के अलग अलग लोगों के बारे में विस्तार पूर्वक समझाते हुए कहते हैं कि जब भी मैं किसी व्यक्ति के मुंह से सुरक्षा या सुविधा शब्द सुनता हूं, तो मुझे इस बात का अंदाजा लग जाता है कि सामने वाला व्यक्ति मूलभूत रूप से क्या हो सकता है, अर्थात सामने वाला व्यक्ति क्वाड्रेंट के किस हिस्से में आता है। जब इंसान के मन में डर का भाव हो, तभी वह सुरक्षा जैसे शब्दों का इस्तेमाल करता है, और सुरक्षा की बातें तो सिर्फ ई क्वाड्रेंट में आया हुआ व्यक्ति ही करता है। जब बात नौकरी या पैसे की आती है, तो कहीं ना कहीं हम सब घबराने लगते हैं और पूरी तरह से डर जाते हैं। इसी डर की वजह से हम फाइनेंशियली इनसिक्योर महसूस करने लगते हैं। सुविधाओं का अर्थ है अतिरिक्त पुरस्कार या अतिरिक्त लाभ, जैसे हेल्थ केयर या रिटायरमेंट प्लान। ई क्वाड्रेंट का व्यक्ति सुरक्षित महसूस करना चाहता है और लिखित सुरक्षा चाहता है। इस क्वाड्रेंट में आए व्यक्ति की आंतरिक भावना कहती है मैं आपको ये दूंगा, लेकिन इसके बदले में आप भी मुझे कुछ देने का वादा करें। अर्थात ई क्वाड्रेंट के व्यक्ति किसी भी काम के बदले आर्थिक सुरक्षा एवं सुविधा चाहते हैं। वे चाहते हैं कि उनका डर किसी हद तक निश्चितता से संतुष्ट हो जाए। इसीलिए जब भी कभी रोजगार की बात आती है, तो वे आर्थिक सुरक्षा की तलाश करते हैं। उनके लिए सुरक्षा अक्सर पैसे या यूं कहें कि धन से ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। अपनी मर्जी से काम करने वाले लोग इस कैटेगरी में आते हैं। इस कैटेगरी के लोग पैसों के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं होना चाहते हैं। ऐसे लोगों को किसी के लिए नौकरी करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। दूसरे शब्दों में कहें तो एस क्वाड्रेंट के व्यक्ति को यह पसंद नहीं है कि जो धन वो कमाते हैं उसको कोई और निर्धारित या निश्चित करे। वो खुद को ही काम पर रखते हैं और खुद को ही भुगतान देते हैं। इस क्वाड्रेंट में आए व्यक्ति की मानसिकता बहुत ही स्वतंत्र होती है। अब बात करते हैं बी क्वाड्रेंट में आए व्यक्ति यानी लोगों की। इस कैटेगरी के लोग एस क्वाड्रेंट के लोगों से बिल्कुल अलग यानी ऑपोजिट होते हैं। इस क्वाड्रेंट के व्यक्ति को दूसरों को काम सौंपना बहुत पसंद आता है। बी क्वाड्रेंट के व्यक्ति का मानना है कि उस काम को खुद क्यों करें जब आप उसे करवाने के लिए किसी को नौकरी पर रख सकते हैं, और वो उस काम को आपसे बेहतर तरीके से भी कर सकता है। हेनरी फोर्ड की मानसिकता इसी तरह की थी। कुछ इंटेलेक्चुअल लोगों का मानना था कि हेनरी फोर्ड इतने बुद्धिमान भी नहीं हैं जितना कि लोग उनके बारे में कहते हैं, और इस बात को प्रूव करने के लिए उन्होंने हेनरी फोर्ड से कुछ सवाल पूछे। सवालों के जवाब देने से पहले हेनरी फोर्ड ने अपना फोन घुमाया और अपने कुछ असिस्टेंट्स को अपने ऑफिस में बुलाया और इंटेलेक्चुअल लोगों के पूछे गए सवालों का जवाब देने को कहा। उनके असिस्टेंट्स ने सभी सवालों का सही जवाब दे दिया। अंत में हेनरी ने उस इंटेलेक्चुअल से कहा कि ऐसे सवालों का जवाब देने के लिए उन्होंने अपने लिए एक असिस्टेंट रखा हुआ है, ताकि वे अपना दिमाग किसी अच्छी चीज को सोचने में लगा सके। हेनरी फोर्ड अपने दिमाग का इस्तेमाल केवल सोचने के लिए ही करते थे।
उनका कहना था कि सोचना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, इसीलिए बहुत कम लोग ये काम करते हैं। चौथा और अंतिम क्वाड्रेंट है आय यानी निवेशक का क्वाड्रेंट। एक निवेशक अपने पैसे से ही पैसा बनाता है और उनके लिए उनका पैसा ही काम करने जाता है। उन्हें खुद कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। सबसे अमीर लोगों ने अपनी 70% आमदनी निवेश करके ही हासिल की है, यानी आय क्वाड्रेंट से। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको आय क्वाड्रेंट में आना ही पड़ेगा। तो ये एपिसोड था डिफरेंट क्वाड्रेंट डिफरेंट पीपल के बारे में, यानी अलग अलग क्वाड्रेंट अलग अलग लोग। आर्थिक स्वतंत्रता के संदर्भ में लेखक रॉबर्ट टी कियोसाकी बताते हैं कि मेरे दोनों डैडियों ने मुझे कॉलेज जाने और डिग्री लेने का सुझाव दिया, परंतु कॉलेज की डिग्री लेने के बाद मैं क्या करूं, इसके बारे में दोनों के सुझाव अलग अलग थे। मेरे ज्यादा पढ़े लिखे डैडी लगातार सलाह देते थे कि स्कूल जाओ, अच्छे नंबर लाओ और अच्छी सुरक्षित नौकरी खोज लो। वो क्वाड्रेंट के बाएं हिस्से पर जीवन केंद्रित करने का सुझाव दे रहे थे। वहीं पर मेरे कम पढ़े लिखे डैडी हमेशा क्वाड्रेंट के दाएं हिस्से पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह देते। वो कहते थे कि स्कूल जाओ, अच्छे नंबर लाओ और खुद की कंपनी शुरू करो। क्वाड्रेंट के दाएं और बाएं हिस्से की बात हम पहले एपिसोड में कर चुके हैं। इस मामले में मेरे दोनों डैडियों का नजरिया अलग अलग था। पुअर डैडी जॉब सिक्योरिटी के बारे में सोचते थे, जबकि रिच डैडी फाइनेंशियल फ्रीडम को लेकर ज्यादा चिंतित रहते थे। नमस्कार दोस्तों, कुकू एफएम पर मैं हूं पीयूष और आज हम चर्चा कर रहे हैं रिच डैड्स कैश फ्लो क्वाड्रेंट किताब के बारे में, जिसे लिखा है रॉबर्ट टी कियोसाकी ने। बहुत से लोग नौकरी की सुरक्षा इस वजह से चाहते हैं क्योंकि उन्हें घर पर और स्कूल में यही सिखाया जाता है। उन्हें स्कूल और घर पर यह शिक्षा दी गई है कि नौकरी करना आर्थिक सुरक्षा के लिए ज्यादा जरूरी है। बचपन में ही हमें इस तरह से प्रोग्राम कर दिया जाता था, जहां पर हम फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में ना सोचकर जॉब सिक्योरिटी के बारे में ज्यादा सोचें। हमें इसी तरह से प्रोग्राम किया जाता है कि पैसा कमाना मतलब नौकरी करना ही है। इसीलिए यह स्वाभाविक है कि ज्यादातर लोग जॉब सिक्योरिटी पर ध्यान देकर फाइनेंशियल फ्रीडम को इग्नोर कर देते थे। 90% लोग ई और एस क्वाड्रेंट में काम करते हैं क्योंकि उन्होंने अपने स्कूल में इसी क्वाड्रेंट के बारे में ज्यादा सीखा है, और जिसकी वजह से ऐसे क्वाड्रेंट में आए लोग कर्ज में जल्दी डूब जाते हैं। जॉब या बिजनेस को इसलिए करते हैं ताकि अपने घर का खर्च चला सकें, कि उन्हें फाइनेंशियल फ्रीडम किस तरह से मिल जाए, पर उन्हें इसकी ट्रेनिंग नहीं दी जाती है। इस प्रशिक्षण के अभाव, नौकरी की सुरक्षा और बढ़ते व्यक्तिगत कर्ज के कारण ज्यादातर लोग अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की तलाश को पूरा नहीं कर पाते हैं। अक्सर लोग फाइनेंशियल फ्रीडम यानी आर्थिक स्वतंत्रता की खोज में नौकरियां बदलते रहते हैं, लेकिन सही मायने में ये फाइनेंशियल फ्रीडम क्वाड्रेंट के दाएं हिस्से में पाई जाती है, अर्थात बी यानी बिजनेस ओनर और आई यानी इन्वेस्टर वाले क्वाड्रेंट में। इस बात को हमें लेखक रॉबर्ट कियोसाकी अपने दोस्त के उदाहरण से समझाते हैं। रॉबर्ट बताते हैं कि उनका हाई स्कूल का एक दोस्त है। वो उसका हालचाल हर 5 साल बाद लेते रहते हैं और वो हर 5 साल के बाद एक नई जॉब को पकड़ लेता है। उसे हर बार लगता है कि उसे अपने सपनों की नौकरी मिल गई है। उसे उस नौकरी में अच्छी सैलरी और साथ में काम करने वाले अच्छे लोग भी मिल जाते हैं। लेकिन जब दोबारा उससे 5 साल बाद मिले, तो जिस कंपनी में वो काम करता है, उसके लिए वो कंपनी भ्रष्ट और बेकार हो जाती है। वो शिकायत करने लगता है कि उसके बॉस और साथ में काम करने वाले लोगों का व्यवहार अच्छा नहीं है। उसके बॉस ने किसी और को प्रमोशन दे दिया है और उसकी सैलरी अभी भी कम है। फिर 6 महीने के बाद उसे एक नई जॉब मिल जाती है और फिर से वही सिलसिला शुरू हो जाता है। ये कुछ इस तरह से दिखता है जैसे कोई जानवर अपनी पूंछ का पीछा कर रहा हो। ये कभी खत्म ना होने वाली प्रक्रिया लगती है। हो सकता है कि वो ऐसा करके ज्यादा धन कमा ले, उसे अच्छा पद मिल जाए और अच्छी सैलरी भी। वो जिंदगी भर इसी तरह कड़ी मेहनत की राह पर चलता रहेगा, लेकिन इससे उसे आर्थिक स्वतंत्रता नहीं मिल पाएगी। टैक्स और लोन की वजह से कई लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं मिल पाती है और ऐसे लोग फाइनेंशियली इनसिक्योर महसूस करते हैं। फाइनेंशियल सिक्योरिटी या फ्रीडम की राह कैश फ्लो क्वाड्रेंट के दाएं हिस्से में पाई जाती है। आप नौकरी के समय के बाद अपनी सैलरी और खाली समय का क्या करते हैं, उसी से आपका भविष्य निर्धारित होता है। अगर आप क्वाड्रेंट के बाएं हिस्से में कड़ी मेहनत करते हैं, तो आप हमेशा कड़ी मेहनत करते रहेंगे, और अगर आप क्वाड्रेंट के दाएं हिस्से में कड़ी मेहनत करते हैं,
तो आपके पास आर्थिक स्वतंत्रता पाने का सुनहरा अवसर होगा। देखिए, आप अपने लिए खुद का सिस्टम बना सकते हैं या फिर उस सिस्टम को खरीद सकते हैं। जब आप बी क्वाड्रेंट में काम करते हैं, तो आपका मेन टारगेट सिस्टम का मालिक बनने से होता है और अपने लिए उस सिस्टम में लोगों को काम करवाना होता है। ये सिस्टम वो पुल है जिसके माध्यम से आप कैश फ्लो क्वाड्रेंट के बाएं हिस्से से दाएं हिस्से में सुरक्षित पहुंच सकते हैं। रिच डैड्स कैश फ्लो क्वाड्रेंट किताब के बारे में, जिसके लेखक हैं रॉबर्ट टी कियोसाकी। आजकल मुख्य रूप से 3 तरह के बिजनेस सिस्टम प्रचलित हैं, यानी चलन में है। पहला है पारंपरिक सी टाइप कॉर्पोरेशन, जहां पर आप अपने लिए खुद का एक सिस्टम बनाते हैं। दूसरा है फ्रेंचाइजी। फ्रेंचाइजी में आप बना बनाया सिस्टम खरीदते हैं। और तीसरा है नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग में आप बने बनाए सिस्टम को खरीद कर उसका हिस्सा बनते हैं। इन तीनों सिस्टम्स की अपनी अलग अलग ताकतें और अपनी अलग अलग कमजोरियां हैं, लेकिन तीनों सिस्टम्स में आपको एक ही चीज मिलेगी और वो है आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करने का अवसर। अगर हम सही तरीके से काम करें तो हमें ये सिस्टम परमानेंट इनकम देगा और हमें इसमें ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी होगी और हम मालिक के रूप में भी इसमें काम करेंगे। हाँ, लेकिन जरूरी यह है कि आपका ये सिस्टम सफलतापूर्वक चलने लगे। समस्या अक्सर इस सिस्टम को खड़ा करने और सफलतापूर्वक चलाने में ही आती है। इसी के संदर्भ में लेखक रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि 1985 में आप बेघर क्यों हुए। इसका मैं बस एक ही जवाब देता था कि उस वक्त हम अपने लिए बिजनेस सिस्टम को बना रहे थे और सिस्टम बनाने का जो हमारा निर्णय था वो बहुत कठिन था। उससे पहले भी मैं इस तरह के रास्ते पर चल चुका था और मेरी बनाई हुई कई कंपनियां डूब चुकी थी। मेरी कंपनी कुछ वर्षों तक सफलतापूर्वक चली, लेकिन ये 5वें साल तक आते आते डूब गई थी। हमने इसके लिए कड़ी मेहनत की थी, लेकिन इसके बावजूद हमारा बनाया हुआ सिस्टम ज्यादा सफल नहीं हुआ और हमें ऐसा लगने लगा था कि हम जिस नाव पर सवार हैं उस नाव में अचानक से छेद हो गया है। हम ये सब पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि वो छेद कहां हुआ था, ताकि उस छेद को ढूंढकर उसे बंद किया जा सके। दुर्भाग्यवश उस समय उस छेद को हम ढूंढ नहीं पाए। रॉबर्ट कहते हैं कि सफलता एक खराब शिक्षक है, पर जब हम असफल होते हैं तो हम सबसे ज्यादा सीख पाते हैं। इसीलिए असफल होने से कभी डरना नहीं चाहिए। असफलता सफलता की ही प्रक्रिया का एक हिस्सा है। आप असफल हुए बिना सफलता नहीं पा सकते। कई लोग बी क्वाड्रेंट में ही फंसे रहते हैं और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो अपने लिए एक मजबूत सिस्टम को नहीं बना पाते और वो सिस्टम का सिर्फ हिस्सा बनकर रह जाते हैं। बी क्वाड्रेंट में ऐसे लोग होते हैं जो सिस्टम को बनाते हैं और अगर वो ना भी हो तो भी सिस्टम चलता रहे और उनको इनकम आती रहे। आप 3 तरीकों को फॉलो करके बी क्वाड्रेंट की तरफ तेजी से जा सकते हैं। पहला तरीका है मार्गदर्शक या मेंटोर खोजें। मेंटोर वो होता है जो किसी काम को पहले और सफलतापूर्वक कर चुका हो। आप परामर्शदाता यानी एडवाइजर ना खोजें। एडवाइजर एस क्वाड्रेंट में होते हैं। दुनिया ऐसे एडवाइजरों से भरी पड़ी है जो आपको बताने की कोशिश करते हैं कि सिस्टम का मालिक या निवेशक कैसे बने। यदि आप बी क्वाड्रेंट में जाना चाहते हैं, अर्थात आप किसी सिस्टम का मालिक बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप अपने लिए एक मेंटोर खोजें जो आपको इस लक्ष्य को पाने में आपकी सहायता करे। दूसरा तरीका है फ्रेंचाइजी। फ्रेंचाइजी के माध्यम से हम सिस्टम के बारे में सीख सकते हैं। अगर आप कोई फ्रेंचाइजी खरीदें तो एक बात जरूर ध्यान में रखें, आप फ्रेंचाइजी सिस्टम में खुद को सेल्फ एम्प्लॉयड ना समझें। आप इसमें खुद को एम्प्लॉय या कर्मचारी माने। आप वैसा ही करें जैसा आपसे कहा जाए। फ्रेंचाइजी से आप बिजनेस सिस्टम को करीबी से समझते हैं और आगे चलकर आपके सिस्टम के मालिक बनने की संभावना प्रबल हो जाती है। तीसरा और आखिरी तरीका है नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ना। इसे मल्टी लेवल मार्केटिंग या डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी कहते हैं। कई ऐसे देश हैं जहां पर नेटवर्क मार्केटिंग को गैर कानूनी समझा जाता है। नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम को अक्सर लोग संदिग्ध नजरों से देखते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं है। अपनी इस बात को मजबूती से रखने के लिए लेखक रॉबर्ट कहते हैं कि पहले मैंने भी सोचा था कि नेटवर्क मार्केटिंग धोखाधड़ी है, लेकिन सालों तक जब मैंने नेटवर्क मार्केटिंग द्वारा उपलब्ध सिस्टम का अध्ययन किया
और मैंने अपने कई मित्रों को इस सिस्टम में सफल होते देखा, तो मैंने अपनी मानसिकता बदल दी। मैंने ये जाना कि बहुत से लोग ईमानदारी और मेहनत से सफल नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस बना रहे हैं और इस नेटवर्क को बनाकर वे आर्थिक रूप से स्वतंत्र भी हो रहे हैं। तो ये थे वो 3 तरीके जिसके माध्यम से हम तेजी से बी क्वाड्रेंट की ओर जा सकते हैं। द 5 लेवल ऑफ इन्वेस्टर्स। मेरे गरीब डैडी अक्सर कहते थे कि निवेश यानी इन्वेस्ट करना जोखिम भरा है। वहीं मेरे अमीर डैडी मुझसे कहते थे कि आर्थिक समझ या ज्ञान ना होना ज्यादा जोखिम भरा है। आज ज्यादातर लोग जानते हैं कि इन्वेस्ट करना अच्छा होता है, लेकिन उन्हें इन्वेस्ट करना जोखिम भरा भी लगता है। लेकिन अगर आपके पास आर्थिक समझ, अनुभव और सही मार्गदर्शन ना हो, तो वो केस सचमुच में जोखिम भरा हो सकता है। हम सभी को इन्वेस्ट करना सीखना चाहिए, क्योंकि इन्वेस्ट करने से ही आर्थिक स्वतंत्रता मिलती है, या यूं कहे कि इन्वेस्ट करना ही आर्थिक स्वतंत्रता की चाबी है। जो इन्वेस्ट नहीं करते हैं या खराब तरीके से इन्वेस्ट करते हैं, वो जिंदगी भर कड़ी मेहनत करते रहते हैं। उन्हें जिंदगी भर पैसे की चिंता सताती रहती है। वो अक्सर दूसरों पर निर्भर रहते हैं, जैसे परिवार, कंपनी या पेंशन। उनके जीवन की सीमाएं पैसों से तय होती हैं और वो ये नहीं जान पाते कि सच्ची आर्थिक स्वतंत्रता क्या है। इसी के संदर्भ में लेखक रॉबर्ट अपने अमीर डैडी की दी हुई सीख के बारे में बताते हुए कहते हैं कि मेरे अमीर डैडी इन्वेस्ट करना सीखना किसी पेशे या प्रोफेशन को सीखने से ज्यादा महत्वपूर्ण मानते थे। उनका मानना था कि जब तुम कोई पेशा सीखते हो, तो तुम ये सीखते हो कि पैसे के लिए कैसे काम करना है, लेकिन निवेश करना तुम्हें पैसे से कैसे काम कराना है, ये सिखाता है। अर्थात पैसे से पैसा बनाना सिखाता है। जब आपके अंदर इन्वेस्ट करने की समझ आ जाती है, तो आपको ये बिल्कुल भी जोखिम भरा नहीं लगता, बल्कि आपको इन्वेस्ट करना मजेदार लगने लगता है। हमारे इस भाग में बात होगी इन्वेस्टर्स के 5 लेवल्स के बारे में। पहला है जीरो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस लेवल। कई लोग बहुत सारे पैसे कमाते हैं और बहुत से पैसे कमाने के बावजूद वे जीरो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस की श्रेणी में आते हैं। वे खूब कमाते हैं, लेकिन वो जितना कमाते हैं उससे कहीं ज्यादा खर्च कर देते हैं। ऐसे लोगों को बिल्कुल भी मालूम नहीं होता कि कमाए हुए पैसे का क्या करना है, इसे खर्च करना है या बचत करनी है या किसी चीज में निवेश करना है। इनका आर्थिक ज्ञान बिल्कुल ही जीरो होता है। दूसरा है द सेवर्स आर लूजर्स लेवल। कई लोगों को यह विश्वास होता है कि बचत करना चतुराई भरा तरीका है। बचत करके आप न पैसा कमा सकते हैं और न ही बना सकते। जो पेशेवर इन्वेस्टर होते हैं, वो अपने पैसे को किसी संपत्ति में इन्वेस्ट करते हैं। वो संपत्ति के माध्यम से पैसे कमाते हैं और इस कमाए हुए पैसे से वे और संपत्ति बनाते हैं। ऐसे इन्वेस्टर अपने पैसे को किसी एक जगह लंबे समय तक नहीं रखते हैं, लेकिन जो बचत पर विश्वास रखते हैं, उनके लिए लंबे समय तक पैसे कमाना मुश्किल होता है और वे हारे हुए इन्वेस्टर की श्रेणी में आते हैं। अब बात करते हैं तीसरे लेवल के इन्वेस्टर्स की। तीसरा लेवल है दी आई एम टू बिजी लेवल। इस श्रेणी में आए हुए इन्वेस्टर्स इतने ज्यादा व्यस्त रहते हैं कि उन्हें सही से इन्वेस्ट करना सीखने का मौका ही नहीं मिलता है। हालांकि श्रेणी में आए इन्वेस्टर्स ज्यादा शिक्षित होते हैं, लेकिन वो अपने करियर, परिवार, दूसरी रुचियों और वेकेशंस में ही लीन रहते हैं। द आई एम टू बिजी लेवल का इन्वेस्टर अपने पैसे को किसी दूसरे के हवाले कर देता है ताकि वो उनके पैसे को मैनेज कर सके। इस इन्वेस्टर के साथ समस्या ये होती है कि ये अपना पैसा गंवाने के बाद भी कुछ नहीं सीखता और अंत में आर्थिक नुकसान होने पर अपने सलाहकार, बाजार या सरकार को दोष देता है। चौथा है आई एम प्रोफेशनल लेवल। इस लेवल में आए इन्वेस्टर्स को लगता है कि उन्हें सब कुछ मालूम है। सारे स्टॉक्स और सारे बॉन्ड्स का ज्ञान उन्हीं के पास है। ये खुद से इन्वेस्ट करना ज्यादा पसंद करते हैं। ये अक्सर डिस्काउंट ब्रोकर से शेयर खरीदते हैं और बेचते हैं। इनका मानना है कि ये ब्रोकर को ऊंचा कमीशन क्यों दें। ऐसे इन्वेस्टर्स खुद के शोध पर ज्यादा यकीन रखते हैं एंड डू इट योरसेल्फ प्रक्रिया पर अमल करते हैं। और आखिरी लेवल है द कैपिटलिस्ट लेवल। ये दुनिया के सबसे अमीर लोगों का लेवल है। इसमें इन्वेस्टर पूंजीपति यानी कैपिटलिस्ट होता है। इस लेवल में आए इन्वेस्टर्स आमतौर पर इन्वेस्ट करने के लिए दूसरे लोगों के पैसों का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे इन्वेस्टर्स एक टीम का गठन करते हैं और उसी टीम के ज्ञान और सुझाव के अनुसार इन्वेस्ट करते हैं। अब सवाल यह उठता है कि इस लेवल के इन्वेस्टर्स के पास पैसा कहां से आता है। इसका जवाब यह है, पूंजीपति इन्वेस्टर्स लेवल 2 और लेवल 3 के इन्वेस्टर्स से पैसा प्राप्त करते हैं।
जो अपने पैसे बचाकर बैंकों और पेंशन योजनाओं में रख देते हैं। तो ये थे इन्वेस्टर्स के 5 लेवल्स। अब आप अपना आकलन करें और सोचें कि आप इन्वेस्टर्स के किस लेवल पर आते हैं। आज इतना ज्यादा पैसा कमाया जा रहा है कि जितना पहले कभी नहीं कमाया जाता था। अगर आंकड़ों की मानी जाए तो हर दिन लगभग $1 ट्रिलियन का ट्रांजैक्शन डिजिटली होता रहता है और ये आंकड़ा हर दिन बढ़ता जाता है। ये पैसा हमें दिखाई नहीं देता और हर दिन ये पैसा तलाश कर रहा है ऐसे लोगों की जो इसे कमा सकें और इसे बढ़ा सकें। इसीलिए जब लोग अपनी आंखों से पैसे खोजते हैं तो वो कुछ देख नहीं पाते हैं। ज्यादातर लोग एक सैलरी से दूसरी सैलरी तक जैसे तैसे गुजारा करते हैं और इसी उधेड़ बुन में उनकी जिंदगी बीत जाती है। 10 में से 9 इन्वेस्टर्स अच्छी कमाई नहीं कर पाते। कभी वे बराबरी पर रहते हैं, कभी फायदे में रहते हैं और कभी नुकसान को झेलते हैं, क्योंकि वो अपने इमोशंस और आंखों देखी चीजों के आधार पर इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्ट करने के लिए अपने दिमाग का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करते। कुछ लोग ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने और जल्द से जल्द अमीर बनने के लिए भी इन्वेस्ट करते हैं। इसीलिए इन्वेस्टर बनने की बजाय वे जुआरी और बेईमान बन जाते हैं और दुनिया ऐसे लोगों से भरी पड़ी है। रॉबर्ट की माने तो इन्वेस्ट करते समय औसत व्यक्ति आंखों का 95% और दिमाग का सिर्फ 5% इस्तेमाल करता है। अगर आप क्वाड्रेंट के बी और आई वाले हिस्सों में प्रोफेशनल बनना चाहते हैं तो आपको इस तरह खुद को प्रशिक्षित करना होगा जिससे आपकी आंखें सिर्फ 5% देखें और दिमाग बाकी का 95% देखें। पैसा आपके पास तभी आएगा जब आपको मालूम होगा कि पैसे को कैसे संभाला जाए। तो पैसा देखने के लिए अपने दिमाग को प्रशिक्षित करने का पहला कदम क्या है? इस सवाल का जवाब आसान है। आप अपने दिमाग को आर्थिक साक्षरता देकर प्रशिक्षित कर सकते हैं। पैसा देखने के लिए अपने दिमाग को प्रशिक्षित करने का दूसरा कदम क्या है? इस सवाल का जवाब भी आसान है। दिमाग को प्रशिक्षित करने का दूसरा कदम यह सीखना है कि असली जोखिम क्या है। सही तरीके से देखा जाए तो इन्वेस्ट करना जोखिम भरा नहीं है, बल्कि इन्वेस्टमेंट के बारे में ज्ञान न होना सबसे ज्यादा जोखिम भरा है। देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट फ्लाइट उड़ाने की तरह है। अगर आपने इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग ली है तो ही आप इसे सही से उड़ा पाएंगे और इस उड़ान का मजा भी ले पाएंगे। अगर आपने कभी फ्लाइट स्कूल का मुंह ही नहीं देखा तो विमान उड़ाना बहुत दूर की बात है और बेहतर यही होगा कि इस काम की जिम्मेदारी आप किसी और को सौंप दें। तो कुल मिलाकर कहने का सार यह है कि पैसा दरअसल एक विचार है जो आंखों के बजाय दिमाग से ज्यादा साफ दिखता है। पैसे के खेल और इसे खेलने के तरीके को सीखकर आप अपनी आर्थिक स्वतंत्रता की यात्रा को सुगम और सरल बना सकते हैं। लेखक रॉबर्ट कियोसाकी अपने अमीर डैडी की बातों का जिक्र करते हुए बताते हैं कि उनके अमीर डैडी कहते थे कि बेघर होना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण तो यह है कि आप हैं कौन। कोशिश करते रहेंगे तो आप कुछ बन ही जाएंगे, कोशिश करना छोड़ देंगे तब भी आप कुछ ना कुछ तो बन ही जाएंगे, लेकिन दोनों स्थितियों में फर्क होगा। देखिए, पैसा एक नशा है और अगर एक बार इस नशे की लत लग जाती है तो फिर इसे छोड़ना काफी मुश्किल होता है। पैसे को नशा इसलिए कहते हैं क्योंकि अक्सर देखा गया है कि जिनके पास पैसा होता है, जाहिर सी बात है वो खुश होते हैं और जिनके पास नहीं होता है वो उदास और दुखी रहते हैं। जिस तरह ड्रग्स के शौकीन लोग ड्रग्स का इंजेक्शन लेने के बाद नशे में आ जाते हैं और अगर उन्हें ड्रग्स ना मिले तो वे चिड़चिड़े और हिंसक हो जाते हैं, बिल्कुल उस तरह। इसीलिए हमें पैसे के नशे से सतर्क रहना चाहिए और अगर आप एक बार इस नशे की चपेट में आ गए तो आपके लिए इससे बाहर निकलना बेहद मुश्किल होगा। पैसे की दुनिया एक बड़े सिस्टम की तरह काम करती है। हम सभी इस सिस्टम में एक पैटर्न की तरह रहते हैं। उदाहरण के लिए, ई क्वाड्रेंट वाला व्यक्ति सिस्टम के लिए काम करता है, एस क्वाड्रेंट वाला व्यक्ति सिस्टम होता है, बी क्वाड्रेंट वाला व्यक्ति सिस्टम बनाता है, उस सिस्टम का मालिक होता है और उसे नियंत्रित करता है। आई क्वाड्रेंट का व्यक्ति बनाए हुए सिस्टम में इन्वेस्ट करता है। देखिए, जिंदगी गुजारने के लिए पैसा जरूरी बन चुका है, इसीलिए इस पैटर्न को बदलना हमारे लिए मुश्किल होता है। लेकिन आज के समय में, या यूं कहे कि आज के औद्योगिक युग में, पैसा जिंदगी की एक बहुत ही बड़ी जरूरत बन गया है।
आजकल तो पानी पीने के लिए भी पैसे देने पड़ते हैं। जब आप ई क्वाड्रेंट से बी क्वाड्रेंट की ओर बढ़ते हैं, तो आपका वो हिस्सा जो ई क्वाड्रेंट के नशे का आदी है, उसे इस बात का डर लगा रहता है कि कहीं जीवन का अंत ना हो जाए। वो हाथ पैर पटकता रहता है और अपने आप को रोकने की पूरी कोशिश करता है। ये उस डूबे आदमी की तरह है जो अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी करता है, और उस भूखे आदमी की तरह जो जिंदा रहने के लिए कुछ भी खा लेगा। हम अपने सपनों को जिंदा रखने की बजाय खुद को जिंदा रखने के बारे में ज्यादा सोचते हैं, और हम अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम पाने की इच्छा को दरकिनार कर देते हैं। रॉबर्ट की माने तो हमें अपने अंदर फाइनेंशियल फ्रीडम को पाने की इच्छा को हमेशा बनाए रखना चाहिए और लगातार फाइनेंशियल फ्रीडम की राह पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। हमें इस राह पर निडर होकर चलना पड़ेगा, क्योंकि बिजनेस डर से नहीं बल्कि पैशन से बड़ा बनता है। हम में से अधिकांश लोगों में सभी क्वाड्रेंट्स में सफल होने की अपार क्षमता होती है, पर सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि हम सफल होने के लिए कितने संकल्पवान हैं। हमें क्वाड्रेंट बदलने में समस्या इसलिए आती है क्योंकि हमारी कंडीशनिंग में डर की भावना को ज्यादा रखा गया है। अर्थात हमें अक्सर हमारे भविष्य के लिए डराया जाता है, ताकि हम एक खास तरह से सोचें और काम करें। हम इस बात को इन उदाहरणों से समझ सकते हैं। बचपन में हमसे अक्सर कहा जाता था, होमवर्क कर लो। अगर तुम होमवर्क नहीं करोगे तो अध्यापक तुम्हें दंड देगा और तुम्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा। अगर परीक्षा में अच्छे नंबर नहीं लाओगे तो तुम्हें सुरक्षित और अच्छी नौकरी नहीं मिल पाएगी। तो कहने का सार यह है कि आप जो चाहें कर सकते हैं, जितनी तेजी से चाहें जा सकते हैं, जितना ज्यादा पैसा कमाना चाहें कमा सकते हैं, लेकिन याद रखें, आर्थिक स्वतंत्रता का लक्ष्य पाने का कोई शॉर्टकट नहीं है। रिच डैड्स कैश फ्लो क्वाड्रेंट की किताब जवाबों के बारे में नहीं, बल्कि ये समरी आर्थिक चुनौतियों और लक्ष्यों को एक अलग नजरिए या दृष्टिकोण से देखने के बारे में है। इंसान होने का मतलब है भावनाएं होना। हम सब में एक जैसी भावनाएं होती हैं। हम सब डर, दुख, प्रेम, घृणा, निराशा, सुख और अन्य भावनाओं को महसूस करते हैं। इन भावनाओं को प्रबंधित करने का तरीका ही हमें औरों से अलग बनाता है। बात जब पैसों का जोखिम लेने की आती है, तो हम सब डरते हैं, यहां तक कि अमीर व्यक्ति भी। फर्क यह है कि हम उस डर का सामना किस तरह से करते हैं। कई लोगों के मन में यह विचार उत्पन्न होता है, सुरक्षित तरीके से खेलो, बिल्कुल भी जोखिम मत लो। दूसरों के मन में, खासतौर पर दाएं क्वाड्रेंट के लोगों के मन में, पैसे का जोखिम लेते समय यह विचार उत्पन्न होता है कि स्मार्ट तरीके से खेलो, जोखिम का प्रबंधन करना सीखो। अमीरों का एक बहुत बड़ा गुण यह होता है कि वे बाकी सभी से अलग हटकर सोचते हैं। अगर आप सबकी तरह काम करते हैं तो आपके पास भी वही होगा जो सबके पास है। देखा जाए तो अंत में अधिकांश लोगों के पास वर्षों की कड़ी मेहनत, खूब सारा टैक्स और जिंदगी भर का कर्ज ही बचता है। अक्सर लोगों के मन में यह सवाल आता है कि अमीर बनने के लिए क्या करना चाहिए। इसका सीधा सा जवाब यह है कि आपको अपने सोचने के तरीके को बदलना चाहिए। आपको अपने काम के तरीके बदलने की जरूरत नहीं है, बल्कि उस सोच को बदलना चाहिए जो आपको अमीर होने से रोक रही है। ज्यादातर मामलों में हम अपनी सोच की वजह से अमीर नहीं बन पाते हैं। हम सोचने लगते हैं कि शायद हमारी किस्मत में ही अमीर बनना नहीं लिखा है, और हम सिर्फ किस्मत के भरोसे ही बैठे रह जाते हैं। उदाहरण के तौर पर, क्रिकेट का खराब खिलाड़ी नए क्रिकेट क्लब को ज्वाइन करने के बाद भी खराब खिलाड़ी ही बना रहता है, जब तक कि वो अपनी मानसिकता, तकनीक और विश्वास को बदल न ले। ठीक उसी तरह आप भी तब तक अमीर नहीं बन सकते जब तक आप अपनी मानसिकता और तकनीक को बदल न ले। कई लोग अमीरों की तरह बनने की कोशिश करते हैं और अमीरों जैसी चीजें पाना चाहते हैं। इसीलिए ऐसे लोग अमीरों की लाइफस्टाइल को अपनाते हैं और अमीरों की तरह ही दिखने वाला मकान या कार खरीद लेते हैं, और अपने बच्चों को भी ऐसे स्कूलों में भेजते हैं जहां बाकी अमीरों या यूं कहें कि रईसों के बच्चे पढ़ते हैं। इसका नतीजा यह होता है कि ऐसे लोग ज्यादा कड़ी मेहनत करते हैं और ज्यादा कर्ज या लोन ले लेते हैं, और इस वजह से उन्हें और ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अच्छी बात यह है कि क्वाड्रेंट के बाएं से दाएं हिस्से में जाने के लिए हमें बस अपनी सोच बदलने की जरूरत होती है। बुरी बात यह है कि अपनी सोच बदलना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि पीढ़ियों से हमें पैसे बनाने से ज्यादा पैसे गंवाने का डर दिखाया और बताया गया है। मनुष्य की आर्थिक संघर्ष की सबसे बड़ी वजह उसके पैसे गंवाने का डर है।
पैसे गंवाने के डर के कारण लोग अक्सर बहुत ज्यादा सेफ तरीके से काम करते हैं और खुद पर बहुत ज्यादा कंट्रोल कर लेते हैं और अपना पैसा किसी ऐसे व्यक्ति को दे देते हैं जिसे वे फाइनेंशियल एक्सपर्ट मानते हैं। इसके बाद वे उम्मीद और प्रार्थना करते हैं कि जरूरत पड़ने पर उनका पैसा उन्हें सही सलामत मिल जाए। रॉबर्ट कियोसाकी के हिसाब से पैसे के बारे में ज्यादातर लोगों के मन में बहुत गहरा डर होता है और ये डर इतना ज्यादा और इतने सारे होते हैं कि उनकी लिस्ट देना पॉसिबल ही नहीं है। ये डर हम सब में है, हम इस बात को पसंद करें या ना करें, लेकिन सच यही है कि पैसा एक इमोशनल टॉपिक है, क्योंकि ये एक इमोशनल टॉपिक है और इसीलिए ज्यादातर लोग पैसे के बारे में लॉजिकल तरीके से नहीं सोच पाते हैं। अक्सर हमारे इमोशंस हमारी लॉजिकल थिंकिंग पर हावी हो जाते हैं। बहुत से लोग आर्थिक रूप से संघर्ष करते हैं। ऐसा इसलिए नहीं कि उन्हें अच्छी शिक्षा नहीं मिलती या वे मेहनती नहीं है, ऐसा इसलिए है क्योंकि वे पैसे गंवाने से डरते हैं। अगर पैसे गंवाने का डर उन्हें रोक देता है तो उन्हें यह मान लेना चाहिए कि वे शुरू करने से पहले ही पैसे गंवा चुके हैं। जो लोग पैसे गंवाने के डर को नियंत्रित नहीं कर सकते, उन्हें अपने दम पर कभी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। उन्हें सबसे ज्यादा फायदा तब होगा जब इस काम को किसी प्रोफेशनल व्यक्ति के हवाले कर दें और उसके काम में दखल ना दें। 1986 में अमेरिकी संसद ने टैक्स रिफॉर्म्स लागू किए थे। 43 दिनों में ही संसद ने कई टैक्स लूपहोल्स को यानी खामियों को हटा लिया था, जिनके सहारे लोग अपने टैक्स बचाते थे। जो लोग पैसिव इनकम के माध्यम से पैसे कमाते थे, सरकार ने उन्हें भी टैक्स में छूट देना बंद कर दिया और जिसकी वजह से उन्हें भी नुकसान होने लगा था। अमेरिका में प्रॉपर्टी की कीमतें गिरने लगीं, पूरे प्रॉपर्टी मार्केट में दहशत फैल गई। बचत, लोन और बैंक इस नए टैक्स सुधार अधिनियम से हिल गए थे और कई तो डूब भी गए थे। हालत यह थी कि लोगों को अपने बैंकों से पैसे निकालने में मुश्किलें आ रही थी। और फिर अक्टूबर 1987 में वॉल स्ट्रीट में स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया और पूरी दुनिया आर्थिक संकट में डूब गई थी। 1986 के टैक्स रिफॉर्म एक्ट आने के बाद ज्यादातर लोगों ने प्रॉपर्टी या लिमिटेड पार्टनरशिप में इन्वेस्ट किया था ताकि वो इस नए अधिनियम से होने वाले नुकसान की भरपाई कर सके। हालांकि स्टॉक मार्केट के क्रैश होने और मंदी आने से क्वाड्रेंट के दाएं हिस्से यानी बी और आई क्वाड्रेंट के लोग भी प्रभावित हुए थे, लेकिन उनके पास टैक्स बचाने के और भी तरीके थे जो इस टैक्स सुधार अधिनियम के अंतर्गत नहीं आते थे। जैसे हमने पहले एपिसोड में भी कहा था कि पैसों को आंखों से नहीं बल्कि दिमाग से देखा जाता है। 1986 के समय यही हुआ। लोग भावनात्मक रूप से डरे हुए थे। उनकी पैसे देखने की नजर धुंधली हो गई थी। लोग वही देख रहे थे जिसकी उन्हें ट्रेनिंग दी गई थी। हर तरफ आर्थिक डर का माहौल था। जब इस तरह की स्थिति आती है तो अक्सर लोगों की फाइनेंशियल स्मार्टनेस गायब हो जाती है। लोग अपनी नौकरियों के जाने, अपनी प्रॉपर्टी की कीमतें घटने, स्टॉक मार्केट के क्रैश होने और बिजनेस कम होने के कारण इतने चिंतित थे कि वो अपने सामने मौजूद शानदार अवसरों को देख नहीं पाए। आगे बढ़ने और चुनौतियों का सामना करने के बजाय ज्यादातर लोग सुरक्षित स्थानों में जाकर छुप गए थे, यानी लोग इन्वेस्ट करने से और रिस्क लेने से बचने लगे। 1986 से 1996 तक का दौर कुछ लोगों के लिए बहुत ही बुरा समय था। वहीं कुछ लोगों के लिए ये उनके जीवन का गोल्डन पीरियड था। क्वाड्रेंट के बाएं हिस्से के कई लोगों ने यह पता लगाने की मेहनत ही नहीं की कि दाएं हिस्से वाले लोगों के पास ऐसा कौन सा ज्ञान है जो उनके पास नहीं है। ये लोग अपनी खराब फाइनेंशियल कंडीशन के लिए किसी न किसी को दोषी ठहरा ही देते हैं। 1986 के टैक्स रिफॉर्म एक्ट के बाद अपॉर्चुनिटीज यानी मौके हर तरफ मौजूद थे। रियल एस्टेट, स्टॉक्स और कंपनियां बहुत कम कीमतों पर मिल रही थी। उस वक्त जिनके पास फाइनेंशियल नॉलेज थी, उन्होंने इन चीजों में जमकर इन्वेस्ट किया। लालची बनने और हर लाभदायक दिखने वाले सौदे की तरफ भागने की बजाय खुद लेखक रॉबर्ट कियोसाकी ने अपना ध्यान रियल एस्टेट पर केंद्रित किया। लेखक ने रियल एस्टेट में ही इन्वेस्ट करने के 5 कारण बताए। पहला कारण, कीमत। रियल एस्टेट की कीमत इतनी कम हो गई थी कि इन्हें खरीदने में ही आर्थिक समझदारी थी। ये ठीक उसी तरह था जैसे हम किसी डिपार्टमेंटल स्टोर में लगी सेल में जाएं और उस सेल में हमें हर चीज 50% छूट पर मिल रही हो। दूसरा कारण था फाइनेंसिंग। बैंक घर और प्रॉपर्टी खरीदने के लिए लोन देता है, लेकिन किसी कंपनी के शेयर खरीदने के लिए लोन नहीं देता।
लेखक रॉबर्ट कियोसाकी ने इस अवसर का फायदा उठाया और बहुत सारी प्रॉपर्टी खरीद ली, चूंकि मार्केट में मंदी थी और रियल एस्टेट के दाम भी कम थे। तीसरा कारण, टैक्स। इस कारण को लेखक रॉबर्ट कियोसाकी विस्तार पूर्वक समझाते हुए कहते हैं कि अगर मैं शेयरों से 10 लाख डॉलर कमाता हूं, तो मुझे अपने प्रॉफिट पर लगभग 30% कैपिटल गेन्स टैक्स देना पड़ता था। वहीं रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करके मैं 10 लाख डॉलर की कमाई पर टैक्स बचा सकता था। चौथा कारण, कैश फ्लो। रियल एस्टेट की कीमतें कम हो गई थी, लेकिन किराया कम नहीं हुआ था। लेखक रॉबर्ट ने समझदारी से अपनी प्रॉपर्टी को किराए पर दे दिया और उस किराए से आने वाली धनराशि को लोन की किस्त में लगा दिया। अर्थात रॉबर्ट ने उन पैसों से लोन की किस्तें भरी। पांचवां कारण, बैंक बनने का अवसर। लेखक रॉबर्ट कहते हैं कि रियल एस्टेट ने उन्हें बैंक बनने का अवसर दिया। अर्थात रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करके उन्होंने मंदी के दौर में भी काफी पैसा बना लिया था और मंदी बीत जाने पर खरीदी गई प्रॉपर्टीज को अच्छे या ऊंचे दामों में बेच दिया। तो ये 5 कारण, या यूं कहें कि 5 तरीके हैं जिनको अपनाकर हम खुद अपने बैंक बन सकते हैं। बहुत से लोग छोटे कदम उठाने की बजाय बड़ी छलांग लगाने की कोशिश करते हैं। रॉबर्ट इस बात को समझाने के लिए अपने एक दोस्त का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि उनका एक दोस्त जो 50 किलो वजन कम करना चाहता था, उसके लिए वो एक डाइट पर था। वो 2 घंटे जिम जाता, फिर 10 मील तक जॉगिंग भी करता। ये सिलसिला 1 या 2 हफ्ते तक चलता। हालांकि उसने कुछ किलो वजन भी कम कर लिया था, लेकिन इसके बाद दर्द, बोरियत और भूख की वजह से उसकी इच्छा शक्ति डगमगा गई थी और धीरे धीरे करके उसका वजन कम करने का संकल्प भी टूट गया और कुछ हफ्ते बाद उसकी पुरानी आदतें एक बार फिर से उस पर हावी होने लगी और वो ज्यादा खाने लगा, एक्सरसाइज करना छोड़ दिया और टीवी के सामने बैठा रहता। हमें बड़ी छलांग लगाने के बजाय छोटे छोटे कदम आगे बढ़ाने चाहिए। लंबी आर्थिक सफलता का पैमाना यह नहीं है कि आपने कितना बड़ा कदम उठाया है। लंबी आर्थिक सफलता का पैमाना यह है कि आपके कदमों की संख्या कितनी है और आप किस स्पीड से बढ़ रहे हैं। कई लोग ऐसे भी हैं जो जल्दी से जल्दी पैसा बनाने की सोचते हैं और ऐसे लोग जल्दी पैसे बनाने के चक्कर में शॉर्टकट अपनाने की कोशिश करते हैं। नतीजा यह होता है कि उनकी सारी जमा पूंजी बेकार चली जाती है। कई साल पहले अमीरों और गरीबों पर एक सर्वे किया गया था और इस सर्वे का मकसद था यह मालूम करना कि आखिर गरीब लोग अमीर कैसे बन जाते हैं। और फिर सर्वे के बाद यह मालूम हुआ कि इनके अंदर 3 क्वालिटीज होती हैं। पहला, इन लोगों के पास एक प्लान था और ये लोग दूरदर्शी थे। दूसरा, ये लोग देर से संतुष्टि प्राप्त करने में विश्वास करते थे। अर्थात ऐसे लोग सब्र का फल मीठा होने वाली कहावत पर विश्वास करते थे। तीसरा, ये लोग कंपाउंड की शक्ति का लाभ उठाते थे। इसके अलावा एक सर्वे यह भी किया गया कि आखिर अमीर लोग गरीब कैसे बन जाते हैं और ऐसे कई अमीर परिवार थे जिन्होंने अपनी सारी संपत्ति 3 जनरेशंस के बाद ही खो दी थी। इस सर्वे में यह पाया गया कि इन लोगों में 3 तरह के दोष थे। पहला दोष, इनके पास कोई दूरदृष्टि या कोई विजन नहीं था। दूसरा दोष, ये हर चीज में तुरंत सफलता और तत्काल संतुष्टि पाना चाहते थे। तीसरा दोष, ये कंपाउंड की ताकत को नहीं मानते थे। इस संदर्भ में लेखक रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि अक्सर मुझे ऐसे लोग मिलते हैं जो चाहते हैं कि मैं उन्हें ये बता दूं कि तुरंत अमीर कैसे बना जाए, फटाफट ज्यादा पैसे कैसे कमाए जाएं और अमीर व्यक्ति की तरह सोचना कैसे शुरू किया जाए। मैं उन्हें हमेशा छोटी शुरुआत करने और शिक्षित होने की सलाह देता हूं, बजाय इसके कि वे दौड़ कर जाएं और सिर्फ कोई म्यूचुअल फंड या प्रॉपर्टी खरीद लें। लेकिन फिर भी कुछ लोग जल्दी अमीर बनने के लिए बड़े व्याकुल और बेचैन रहते हैं। वे बड़ी समस्या का छोटा समाधान चाहते हैं। ऐसे लोगों के लिए मैं सिर्फ दुआ करता हूं कि उनकी किस्मत अच्छी हो, क्योंकि वे सिर्फ अच्छी किस्मत से ही फटाफट अमीर बन सकते हैं। याद रखें कि आपको बड़े सपने देखने हैं, दीर्घकालीन चिंतन करना है, हर दिन थोड़ा सा हासिल करना है और छोटे कदम उठाने हैं। ये लंबी सफलता पाने की चाबी है। यही कैश फ्लो क्वाड्रेंट के बाएं से दाएं हिस्से तक पहुंचने की भी चाबी है। क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अपनी जिंदगी में कड़ी मेहनत कर रहे हो, लेकिन उस मेहनत का फायदा आपको नहीं होकर किसी और को मिल रहा हो? हमारी प्रोग्रामिंग बचपन से ही इस तरह की कर दी जाती है, जहां पर हमें दूसरों के बिजनेस का ध्यान रखना पड़ता है और नतीजा यह होता है
कि हम दूसरों को अमीर बनाने में लग जाते हैं। प्रोग्रामिंग का ये सिलसिला मासूम तरीके से शुरू होता है, जिसके बारे में हमें बिल्कुल भी पता नहीं चलता। हमारी प्रोग्रामिंग इस तरह से की जाती है ताकि हम हर एक के बिजनेस का ध्यान रखें और अपने खुद के बिजनेस को नजरअंदाज कर दें। हमें कई तरह की एडवाइस दी जाती है और उन एडवाइस को मानकर हम अपने फाइनेंशियल फ्रीडम के रास्ते को मुश्किल बनाते जाते हैं। ये एडवाइस इस तरह से होती है कि स्कूल जाओ, अच्छे नंबर लाओ ताकि तुम्हें एक अच्छी जॉब मिल जाए, कड़ी मेहनत करो, अपने सपनों का घर बनाओ, अरे अगर पैसे नहीं हैं तो चीजें इंस्टॉलमेंट में ले लो। जो लोग इन सुझावों या कथनों को बिना सोचे समझे मान लेते हैं वे अक्सर कर्मचारी, कर्जदार, करदाता और ग्राहक बन जाते हैं। वो ऐसे कर्मचारी बन जाते हैं जो अपने बॉस और मालिक को अमीर बनाते हैं। इन सुझावों को मानकर वे ऐसे कर्जदार बन जाते हैं जो बैंकों और कर्ज देने वालों को अमीर बनाते हैं। साथ ही साथ ये ऐसे करदाता और ग्राहक बन जाते हैं जो सरकार और बहुत सी कंपनियों को अमीर बना देते हैं। ऐसे लोग अपनी आर्थिक स्वतंत्रता की राह को खोजने के बजाय दूसरे की आर्थिक स्वतंत्रता की राह खोजने लगते हैं एवं उन्हें उनके आर्थिक लक्ष्य की ओर पहुंचाने में मदद भी करते हैं। ऐसे लोग दूसरों के बिजनेस का ध्यान जिंदगी भर रखते हैं और अपने फाइनेंशियल गोल्स पर काम ही नहीं कर पाते। इस चीज से बचने के लिए लेखक रॉबर्ट कियोसाकी हमें सलाह देते हुए कहते हैं कि अपनी कक्षाओं में मैं अक्सर लोगों से कहता हूं कि वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करें। कई लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें गुमराह कर दिया जाता है ताकि वो अपने बिजनेस पर फोकस ना करके दूसरों के बिजनेस पर फोकस करने लगते हैं। और नतीजा ये होता है कि जब वे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखते हैं तो और ज्यादा दुखी रहते हैं। आप अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्वयं बनाएं। खुद का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना फाइनेंशियल फ्रीडम की राह पर ले जाने वाला पहला कदम है। बात जब फाइनेंस की आती है तो आपको इसका कंट्रोल खुद ही लेना चाहिए। और अगर आप इसका कंट्रोल अपने हाथों में नहीं लेंगे तो आप इस लक्ष्य यानी फाइनेंशियल फ्रीडम को नहीं पा सकेंगे। आप अपने लिए लॉन्ग टर्म गोल बनाएं। आप खुद ही ये तय करें कि आपको 5 साल में कहां पहुंचना है और आप अपने आप को फाइनेंशियली कहां देखना चाहते हैं। और साथ ही साथ आपको एक फाइनेंशियली शॉर्ट टर्म गोल बनाना चाहिए और ये गोल प्रैक्टिकल होना चाहिए। ऐसा गोल होना चाहिए जिससे आप आसानी से पा सकें। आप इन लक्ष्यों को अपने नोट्स या डायरी में लिख सकते हैं। हालांकि आपको ये तरीका बच्चों जैसा लगेगा पर यकीन मानिए ये बहुत ही सटीक और कारगर है। आप इसको होमवर्क की तरह लें और हर महीने या प्रतिदिन आकलन करते रहें कि आप अपने आर्थिक लक्ष्य से और कितना दूर हैं। इस प्रक्रिया को करके आप ये महसूस करेंगे कि आपकी आर्थिक स्वतंत्रता की राह आसान और सुगम होती जा रही है। और साथ ही साथ आप ये भी जान पाएंगे कि आप आर्थिक रूप से कहां पर हैं। कई लोगों का ऐसा मानना है कि ज्यादा पैसे कमाकर वो अपनी सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे, लेकिन असल में इसका उल्टा होता है। उनकी प्रॉब्लम सॉल्व होने के बजाय बढ़ने लगती हैं। कई लोगों को इसका भरपूर ज्ञान होता है कि पढ़ा कैसे जाए, लिखा कैसे जाए, कार कैसे चलाई जाए, लेकिन कैश फ्लो को कैसे मैनेज किया जाए, इसका ज्ञान उन्हें बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि ऐसे लोगों के पास कैश फ्लो मैनेजमेंट की ट्रेनिंग ही नहीं होती है। और नतीजा ये होता है कि ऐसे लोग इस बात पर यकीन करने लगते हैं कि हमें ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने चाहिए, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाकर ही आने वाली हर फाइनेंशियल प्रॉब्लम को हम दूर कर सकेंगे। ज्यादातर लोग फाइनेंशियल रूप से इसलिए भी आगे नहीं बढ़ पाते हैं क्योंकि उन्हें हर महीने बिजली का बिल, फोन का बिल और टैक्स को चुकाना पड़ता है। ऐसे लोग पहले बिल पे करने में ज्यादा यकीन करते हैं और जब महीने के आखिरी में उनके पास कुछ पैसे बचते हैं तो उससे वो खुद को पे करते हैं, यानी अपने ऊपर खर्च करते हैं। इस बात को अगर आसान शब्दों में कहा जाए तो हमें सबसे पहले खुद को अपनी पहली प्रायोरिटी बनाना चाहिए, यानी पे योरसेल्फ फर्स्ट के फंडे पर यकीन करना चाहिए। आप अपने जीवन के बिजनेस के सीईओ हैं। खुद के सीईओ होने के नाते आपको अपने कैश फ्लो का नियंत्रण खुद से ही करना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो ज्यादा पैसे कमाने से भी आप अमीर नहीं बन पाएंगे। दरअसल ज्यादा पैसा अक्सर लोगों को और ज्यादा गरीब बना देता है। जब भी लोगों की तनख्वाह बढ़ती है तो वे हर बार ज्यादा गहरे कर्ज में डूब जाते हैं। अपने जीवन के सीईओ के रूप में आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि आपकी लायबिलिटी या कर्ज दूसरे का एसेट है। हर लायबिलिटी जैसे कार लोन, कंज्यूमर लोन और क्रेडिट कार्ड के लिए आप उन लोगों के कर्मचारी हैं जो आपको लोन देते हैं। यानी जब भी आप बैंकों से कोई लोन लेते हैं तो अप्रत्यक्ष रूप से आप बैंक के कर्मचारी हो जाते हैं।
इसके संदर्भ में लेखक रॉबर्ट कियोसाकी हमें अपने अमीर डैडी की दी गई सीख के बारे में बताते हुए कहते हैं कि अमीर डैडी अक्सर मुझे अच्छे कर्ज और बुरे कर्ज के बारे में चेतावनी देते थे। वो हमेशा कहते थे कि अगर आप 30 साल के लिए किसी बैंक से लोन लेते हैं तो आप उस बैंक के 30 साल तक के लिए कर्मचारी बन जाते हैं। आप ऐसे कर्मचारी बन जाते हैं जिसको मेहनत के एवज में कुछ भी नहीं मिलता। रॉबर्ट कियोसाकी की माने तो उनके अमीर डैडी ने भी लोन लिया था, लेकिन उनका मानना था कि लोन वो नहीं, बल्कि कोई और उनके लोन को चुकाए तो बेहतर। रॉबर्ट ये भी कहते हैं कि उनके अमीर डैडी ने अच्छे लोन और बुरे लोन के बारे में उन्हें अच्छी तरह से समझाया। अच्छा लोन वही होता है जहां पर लोन की किश्त आप ना दें, बल्कि कोई और आपकी जगह पर दे। वहीं बुरा लोन वो होता है जहां पर लोन की किश्त आपको खुद देनी होती है। रॉबर्ट उदाहरण देकर हमें समझाते हैं कि उनके अमीर डैडी घर को खरीद कर उसे किराए पर दे देते थे और किराए से मिलने वाले पैसे से लोन की किश्त को भर दिया करते थे। यदि आप सही मायने में आर्थिक रूप से सक्षम होना चाहते हैं, तो आपको अच्छे कर्ज और बुरे कर्ज का ज्ञान होना चाहिए। साथ ही साथ आपको अपने कैश फ्लो का नियंत्रण अपने हाथ में लेना चाहिए। अगर आप अपने कैश फ्लो को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपने खर्चे को कंट्रोल में रखना चाहिए। जितना हो सके आप अपने लोन और लायबिलिटीज को कम करें। अपनी इनकम बढ़ाने से पहले आप अपनी इनकम के अंदर रहना सीखें, अर्थात जितनी आमदनी है आप उसी हिसाब से खर्च करें। कैश फ्लो की एडवाइस देने के लिए आप किसी काबिल फाइनेंशियल एडवाइजर को रख सकते हैं। फाइनेंशियल एडवाइजर आपको ऐसे सुझाव दे सकता है जिसकी मदद से आप अपने कैश फ्लो को सुधार सकें। अपनी हर सैलरी या अन्य स्रोतों से होने वाली आय का एक निश्चित भाग आप अपने लिए अलग रख दें। उस पैसे को आप अपने बचत खाते में जमा करा दें। एक बार बचत खाते में पैसा जमा करने के बाद उसे कभी बाहर ना निकालें। आप उसका इस्तेमाल तभी करें जब आपको कहीं इन्वेस्ट करना हो। अपने व्यक्तिगत कर्ज को कम करने पर ध्यान केंद्रित करें। यदि आपके पास क्रेडिट कार्ड्स हैं, तो एक या दो क्रेडिट कार्ड को छोड़कर बाकी सभी क्रेडिट कार्ड्स को बंद करा दें। क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल तभी करें जब बहुत ज्यादा जरूरी हो और कोशिश करें कि क्रेडिट कार्ड से कोई गैर जरूरी चीज ना खरीदें। ये सब छोटे छोटे कदम उठाकर आप अपने कैश फ्लो का नियंत्रण अपने हाथ में ले सकते हैं। सही कैश फ्लो मैनेजमेंट तब से शुरू होता है जब आप एसेट्स यानी परिसंपत्ति और लायबिलिटी यानी देनदारी के बीच के फर्क को जान लेते हैं। ये उस परिभाषा से शुरू नहीं होता जो आपको आपका बैंकर बताता है। जो बैंक के लिए एसेट्स हैं वो आपके लिए लायबिलिटी हैं। उदाहरण के लिए लोन लोन बैंकों के लिए एसेट्स हैं, लेकिन आपके लिए एक लायबिलिटी है। आपके लिए हर वो चीज एसेट है जिसके माध्यम से आप आय अर्जित करते हैं। देखिए, ज्यादातर लोग 25 बरस की उम्र में नौकरी करना शुरू करते हैं और 65 वर्ष की उम्र में रिटायर होने की योजना बनाते हैं। अगर लोग अपने कैश फ्लो का उचित प्रबंधन करते हैं तो 45 वर्ष की उम्र तक उनका एसेट्स का कॉलम उनके लायबिलिटी वाले कॉलम से ज्यादा लंबा और मजबूत होता है। हालांकि जो ऐसा करते हैं, ऐसे लोगों की संख्या 10% से भी कम होती है। बाकी 90% लोगों को एसेट्स और लायबिलिटी के बीच का फर्क ही नहीं मालूम होता। उनके लिए कैश फ्लो का प्रबंधन करना बहुत दूर की बात है। ऐसे लोग अक्सर कहते हैं कि इन्वेस्ट करने में जोखिम है, लेकिन सच तो यह है कि इन्वेस्ट करने में कोई जोखिम नहीं है, बल्कि इन्वेस्टमेंट के बारे में ज्ञान ना होना ज्यादा बड़ा जोखिम है। इसी के संदर्भ में लेखक रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि मेरे अमीर डैड मुझे आर्थिक रूप से साक्षर बनने की सलाह देते थे। अब आर्थिक साक्षरता का मतलब ये नहीं है कि आप अंकों को अपनी आंखों से देखें, बल्कि आप अंकों को अपने दिमाग से देखें और समझें। आर्थिक साक्षरता से आपको ये ज्ञान होता है कि आपका पैसा किस तरफ प्रवाहित अर्थात जा रहा है, या आसान शब्दों में कहा जाए तो आपके कैश फ्लो का डायरेक्शन क्या है। आप अपने पैसे को कहां खर्च कर रहे हैं और कहां बचा रहे हैं। घर या प्रॉपर्टी एसेट्स भी हो सकते हैं और लायबिलिटी भी। सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि कैश फ्लो की दिशा क्या है। अगर पैसा आपकी जेब में आता है तो घर एसेट है, अगर पैसा आपकी जेब से बाहर जाता है तो घर लायबिलिटी है। लेखक बताते हैं कि मेरे अमीर डैडी के पास आर्थिक बुद्धि की कई परिभाषाएं थीं। उनका कहना था कि हमें पैसे को एसेट्स में बदलने की योग्यता आनी चाहिए, जिससे हमें कैश फ्लो मिलता रहे। उनका यह भी मानना था कि पैसे कमाने में कड़ी मेहनत करना और कमाते ही उसे तेजी से खर्च कर देना बुद्धिमानी का लक्षण नहीं है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि अमीर व्यक्ति अपना प्रयास कड़ी मेहनत करने पर नहीं लगाते, बल्कि वे अपनी सारी मेहनत एसेट्स बनाने में लगाते हैं। अमीर व्यक्ति ऐसा फॉर्मूला ढूंढते हैं जिससे कड़ी मेहनत किए बिना कैश फ्लो बनता रहे और चलता रहे।
इस आर्थिक बुद्धि की कमी के कारण कई शिक्षित लोग खुद को आर्थिक जोखिम की स्थिति में ले जाते हैं। ऐसे शिक्षित लोग हर महीने जितनी कमाई करते हैं ये उसी के बराबर या ज्यादा खर्च कर देते हैं। ऐसे लोग अर्थव्यवस्था बदल जाने पर भी खुद को बदल नहीं पाते और नौकरी की सुरक्षा को पकड़े रहते हैं। ऐसे लोग अक्सर चिंता तथा तनाव के कारण अपनी सेहत बर्बाद कर लेते हैं और यही लोग मन महसूस कर कहते हैं कि बिजनेस और इन्वेस्टमेंट जोखिम भरा है। भाई, बिजनेस और इन्वेस्ट करने में जोखिम नहीं है, बल्कि जोखिम तो आर्थिक रूप से कम शिक्षित होने में है। एसेट्स खरीदना जोखिम भरा नहीं है, बल्कि उन लायबिलिटीज को खरीदना जोखिम भरा है जिन्हें हम एसेट्स मानकर खरीदते हैं। अब देखिए, उदाहरण के लिए कार। हालांकि आज के समय में कार हमारे लिए बहुत बड़ी जरूरत बन चुकी है। अक्सर लोग कार को एसेट समझते हैं, लेकिन अगर सही मायने में देखा जाए तो कार एसेट ना होकर हमारे ऊपर लायबिलिटी है। ज्यादातर लोग लोन पर कार खरीदते हैं और हर महीने लोन की किस्त चुकाते हैं। लोग किस्त के अलावा कार में लगने वाले अलग खर्चे जैसे पेट्रोल और सर्विसिंग आदि का भी भुगतान करते हैं। इस तरह से कार हमारे लिए एसेट ना बनकर एक बहुत बड़ी लायबिलिटी बन जाती है। हालांकि ये उदाहरण देकर मैं आपको कार नहीं खरीदने का सुझाव नहीं दे रहा हूं। आप बिल्कुल कार खरीदें, लेकिन तब जब आपको एसेट और लायबिलिटी का फर्क मालूम हो जाए, आपका कैश फ्लो आपके नियंत्रण में हो और आप आर्थिक जोखिमों को समझते हो। अब आप खुद अपने शब्दों में जोखिम को परिभाषित कीजिए। यदि आप फिर भी ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि या तो आप जोखिम को पहचान नहीं पा रहे हैं या उसे परिभाषित नहीं कर पा रहे हैं। और इसके लिए आप किसी मेंटोर की मदद ले सकते हैं, अपने अखबार का बिजनेस पेज पढ़ सकते हैं, टीवी या रेडियो पर आर्थिक समाचार भी सुन सकते हैं, वित्तीय वेबसाइट देख सकते हैं, मैगजीन न्यूज़लेटर पढ़ सकते हैं, इन्वेस्टमेंट और आर्थिक शिक्षा संबंधी सेमिनारों में जा सकते हैं। ऐसा करके आप निश्चित ही आर्थिक स्वतंत्रता के मार्ग में आने वाले जोखिम को पहचान लेंगे। आखिर कुछ इन्वेस्टर्स दूसरों से कम जोखिम लेकर भी बहुत ज्यादा पैसे कैसे कमा लेते हैं? आखिर वे ऐसी कौन सी तकनीकों को फॉलो करते हैं जिसे अपनाकर वो औरों के मुकाबले बहुत ज्यादा पैसे कमा लेते हैं? ज्यादातर लोग आर्थिक रूप से इसलिए संघर्ष करते हैं क्योंकि वे आर्थिक समस्याओं से बचते हैं। इसी के संदर्भ में लेखक रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि मेरे अमीर डैडी ने मुझे एक बहुत बड़ा रहस्य सिखाया था कि अगर तुम अपनी जिंदगी में बहुत सी दौलत हासिल करना चाहते हो तो बड़ी आर्थिक समस्याओं का सामना करो। शुरू के भाग में हमने इन्वेस्टर्स के 5 लेवल्स के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की थी। इसी कड़ी को आगे जोड़ते हुए इस भाग में हम इन्वेस्टर्स के 3 और लेवल्स के बारे में चर्चा करेंगे। ये 3 लेवल हैं टाइप ए, टाइप बी और टाइप सी इन्वेस्टर्स। पहला लेवल है टाइप ए इन्वेस्टर्स। ऐसे इन्वेस्टर्स जो अपने फाइनेंशियल नॉलेज से दूसरों की फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, वो टाइप ए इन्वेस्टर्स की श्रेणी में आते हैं। इसको इस तरह से समझते हैं, मान लीजिए मेरी एक कंपनी है और मेरी कंपनी का आर्थिक घाटा हो गया है, तो ऐसे में टाइप ए इन्वेस्टर होने के नाते आप मेरी समस्या का निदान करने के लिए मुझे आर्थिक सहायता देते हैं, अर्थात मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं और मुझे उस आर्थिक संकट से बाहर निकालते हैं। आमतौर पर ऐसे इन्वेस्टर्स की आर्थिक नींव बहुत मजबूत होती है। दूसरा लेवल है टाइप बी इन्वेस्टर्स। टाइप बी इन्वेस्टर्स अक्सर कई तरह के सवाल पूछते हैं, जैसे मैं कहां इन्वेस्ट करूं, किस में इन्वेस्ट करूं, क्या रियल एस्टेट खरीदना चाहिए, कौन से म्यूचुअल फंड अच्छे हैं, मेरे माता पिता ने मुझे कुछ शेयर दिए हैं, क्या मुझे उन शेयर्स को बेच देना चाहिए, वगैरह वगैरह। ऐसे इन्वेस्टर्स अक्सर आर्थिक सलाह लेने के लिए दूसरों की तरफ देखते हैं। टाइप बी इन्वेस्टर्स को किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर ही इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि फाइनेंशियल एडवाइजर आपको टेक्निकल ज्ञान दे सकता है और टेक्निकल ज्ञान की मदद से आप अपनी जिंदगी भर के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं। तीसरा लेवल है टाइप सी इन्वेस्टर्स। टाइप सी इन्वेस्टर्स आर्थिक रूप से साक्षर नहीं होते हैं, उन्हें इन्वेस्टमेंट के बारे में ज्यादा ज्ञान नहीं होता है। ऐसे इन्वेस्टर्स मेंटोर की तलाश करते हैं जो उन्हें आर्थिक ज्ञान दे सके और सही आर्थिक मार्ग यानी फाइनेंशियल वे दिखा सके। अब सवाल यह उठता है कि क्या हम तीनों टाइप के इन्वेस्टर्स हो सकते हैं? इसका सकारात्मक जवाब देते हुए लेखक रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि हम सब कहीं ना कहीं तीनों टाइप के इन्वेस्टर्स के रूप में काम करते हैं। जब बात म्यूचुअल फंड या स्टॉक चुनने की आती है तो हम सब टाइप सी इन्वेस्टर्स बन जाते हैं। जब हम अपनी आर्थिक समस्याओं के लिए किसी प्रोफेशनल से हल मांगते हैं उस वक्त हम टाइप बी इन्वेस्टर्स बन जाते हैं। वहीं जब हम अपने दोस्तों या किसी अन्य के बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं या किसी की आर्थिक सहायता करते हैं तब हम टाइप ए इन्वेस्टर बन जाते हैं।
इस प्रकार हमारे अंदर तीनों टाइप के इन्वेस्टर्स के गुण होते हैं। यदि आपको अच्छा इन्वेस्टर बनना है तो सबसे पहले आपको छोटे इन्वेस्टमेंट से शुरू करना चाहिए और इन्वेस्टमेंट के बारे में शिक्षित होना चाहिए। लेखक रॉबर्ट इसके संदर्भ में हमें सलाह देते हुए कहते हैं कि हमें छोटी शुरुआत करनी चाहिए और समस्याओं का निदान करना सीखना चाहिए। समस्याएं अक्सर हमें अवसरों की ओर ले जाती हैं और सच्चे इन्वेस्टर्स हमेशा अवसरों की तलाश में रहते हैं। यदि आपके अंदर किसी खास समस्या को सुलझाने का गुण है या आप किसी समस्या को सुलझाने के विशेषज्ञ हैं, तो निश्चित ही आप एक अच्छे इन्वेस्टर और बिजनेस के मालिक बन सकते हैं। उदाहरण के लिए, बिल गेट्स सॉफ्टवेयर मार्केटिंग की समस्याओं को सुलझाने के विशेषज्ञ हैं। डोनाल्ड ट्रंप रियल एस्टेट की समस्याएं सुलझाने के विशेषज्ञ हैं। वॉरेन बफे बिजनेस और स्टॉक मार्केट की समस्याओं को सुलझाने के विशेषज्ञ हैं, जिसकी बदौलत वे कंपनियों के शेयर खरीदते हैं और अपने पोर्टफोलियो का सफल प्रबंधन करते हैं। जॉर्ज सोरोस मार्केट की अस्थिरता से उत्पन्न समस्याओं को सुलझाने के विशेषज्ञ हैं। इसी वजह से वे उत्कृष्ट हेज फंड मैनेजर हैं। रूपर्ट मर्डॉक ग्लोबल टेलीविजन नेटवर्क की बिजनेस समस्याओं को सुलझाने के विशेषज्ञ हैं। अक्सर हम ऐतिहासिक स्थलों पर घूमने जाते हैं, लेकिन ज्यादातर ऐतिहासिक स्थलों के बारे में हमें संपूर्ण जानकारी नहीं होती है। संपूर्ण जानकारी के लिए हम गाइड को हायर करते हैं। गाइड से हमें ऐतिहासिक स्थलों के बारे में पूरी जानकारी मिलती है और हमारा मार्गदर्शन होता है। मार्गदर्शक या मेंटोर वो होता है जिसे किसी विशेष विषय में संपूर्ण जानकारी हो और जो हमें बता सके कि क्या महत्वपूर्ण है और क्या नहीं। लेखक रॉबर्ट कहते हैं कि मेरे उच्च शिक्षित यानी गरीब डैडी सोचते थे कि ऊंची तनख्वाह वाली नौकरी पाना और अपने सपनों का घर खरीदना महत्वपूर्ण है। उनका यह मानना था कि अपना सारा कर्ज सबसे पहले चुकाना चाहिए और हर इंसान को संसाधनों के भीतर गुजारा करना चाहिए। वहीं मेरे अमीर डैडी ने मुझे सिखाया था कि मैं अपना ध्यान पैसिव इनकम पर केंद्रित करूं और उन एसेट्स को हासिल करने में समय लगाऊं जो मुझे लंबे समय तक अतिरिक्त आमदनी उपलब्ध कराएं। रॉबर्ट कहते हैं कि उनके अमीर डैडी का मानना था कि हम सभी को रिसोर्सेज बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए और हमें एसेट्स वाले कॉलम को मजबूत बनाने पर विशेष ध्यान देना चाहिए और कैपिटल गेन्स, डिविडेंड्स, प्रॉपर्टी का किराया और रॉयल्टी के माध्यम से पैसिव इनकम को बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए लेखक रॉबर्ट कहते हैं कि मेरे दोनों डैडी ने मेरा प्रबल मार्गदर्शन किया। आज मैं जो भी हूं वो इन दोनों व्यक्तियों के द्वारा दी गई सीख की बदौलत हूं। मेरा एक दोस्त है जिसने अपने जीवन में $800 मिलियन कमाए, लेकिन वर्तमान में मेरा वही दोस्त दिवालिया अर्थात बैंकरप्ट हो चुका है। मेरे बाकी दोस्त मुझसे पूछते हैं कि मैं अभी भी उसके साथ समय क्यों बिताता हूं। इसका जवाब यह है कि वो एक बेहतरीन रोल मॉडल है, साथ ही साथ वो एक बेहतरीन रिवर्स रोल मॉडल भी है। मैंने उससे सीखा कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। चूंकि रॉबर्ट अपने दोनों डैडी को अपने जीवन का सबसे बड़ा मार्गदर्शक मानते हैं, तो रॉबर्ट की माने तो उनके दोनों डैडी आध्यात्मिक थे, लेकिन पैसे और आध्यात्मिकता के विषय में दोनों का नजरिया अलग था। गरीब डैडी का मानना था कि अधिक धन की इच्छा या अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने की इच्छा गलत है। वहीं दूसरी तरफ अमीर डैडी मानते थे कि लालची होना और आर्थिक रूप से साक्षर ना होना गलत है। दूसरे शब्दों में कहें तो अमीर डैडी ये नहीं मानते थे कि पैसा बुरी चीज है। उनका मानना था कि पूरी जिंदगी पैसों का गुलाम बनकर काम करते जाना और व्यक्तिगत कर्ज में फंसे रहना बुरा है। अमीर डैडी मानते थे कि जो लोग पैसे के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, लंबे समय तक कर्ज में डूबे रहते हैं और अपनी आमदनी से ज्यादा खर्च करते हैं, वे अपने बच्चों के लिए खराब रोल मॉडल्स बन जाते हैं। रॉबर्ट की माने तो बहुत सी आर्थिक समस्याएं इसलिए उत्पन्न होती हैं क्योंकि लोग फालतू की चीजों के मालिक बनना चाहते हैं। इसी संदर्भ में रॉबर्ट कहते हैं कि जब क्रेडिट कार्ड मार्केट में नया नया आया था तो उनके अमीर डैडी ने यह अंदाजा लगा लिया था कि इसकी वजह से करोड़ों लोग कर्ज में डूब जाएंगे और अंत में ये कर्ज उनके जीवन को नियंत्रित करेगा। लोग मकान, सजावट का सामान, कपड़े, छुट्टियां मनाने के लिए धड़ल्ले से क्रेडिट कार्ड का प्रयोग कर रहे हैं और इसकी वजह से लोग व्यक्तिगत कर्ज की चपेट में आते जा रहे हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनका उस इमोशन पर कंट्रोल नहीं होता जिसे हम लालच कहते हैं। आर्थिक स्वतंत्रता की राह बड़ी कठिन है, लेकिन अगर आपके पास सही मेंटोर या मार्गदर्शक हो तो ये राह बड़ी सुगम और आसान हो जाती है। आप किससे सलाह ले रहे हैं इस बारे में सावधान रहें।
अगर आप कहीं जाना चाहते हैं तो उस व्यक्ति की सहायता लेना बेहतर है जो पहले वहां जा चुका हो या रह चुका हो। उदाहरण के लिए, अगर आप अगले साल माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का निर्णय लेते हैं तो जाहिर सी बात है आप किसी ऐसे व्यक्ति से सलाह लेंगे जो पहले माउंट एवरेस्ट पर चढ़ चुका हो। लेकिन बात जब आर्थिक पहाड़ों पर चढ़ने की आती है तो ज्यादातर लोग उन लोगों से सलाह लेते हैं जो खुद आर्थिक दलदल में फंसे रहते हैं। इसीलिए आप अपने मेंटोर या मार्गदर्शक का चुनाव सावधानी से करें। बिजनेस और इन्वेस्टमेंट दोनों क्षेत्रों में ऐसे व्यक्ति को खोजें जो आपको सही तरीके से मार्गदर्शन दे सके। आप रोल मॉडल और रिवर्स रोल मॉडल दोनों खोजें ताकि आप दोनों से सीख सकें, क्योंकि आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने के लिए सीखना बहुत जरूरी है। जब चीजें हमारे मनचाहे तरीके से नहीं होती हैं तो हम अक्सर निराश हो जाते हैं। निराश होना मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि हर निराशा के अंदर समझदारी का एक मोती छुपा होता है। कहने का तात्पर्य ये है कि हमें निराश और हताश होकर बैठना नहीं चाहिए, बल्कि निराशा को सकारात्मक तरीके से लेकर आगे बढ़ना चाहिए। अपने जीवन के उतार चढ़ाव को याद करते हुए लेखक रॉबर्ट कहते हैं कि जब मैंने मरीन कोर में नौकरी छोड़ी तो मेरे अमीर डैडी ने सलाह दी कि मैं कोई नौकरी करूं, और ऐसी नौकरी जो मुझे बेचना सिखा सके। वे जानते थे कि मैं बहुत शर्मीले स्वभाव का हूं। 2 साल तक मैं अपनी कंपनी का सबसे खराब सेल्समैन था। मेरी स्थिति ऐसी थी कि मैं किसी डूबते हुए आदमी को जीवन बीमा पॉलिसी भी नहीं बेच सकता था। मेरा शर्मीलापन सिर्फ मुझे परेशान ही नहीं करता था, ये उन ग्राहकों को भी परेशान करता था जिन्हें मैं सामान बेचने की कोशिश करता। 2 साल तक मैं प्रोबेशन पर रहा। रॉबर्ट की माने तो वे अपनी असफलता के लिए दूसरों को दोष देते रहते थे, जबकि उनके अमीर डैडी इसे बिल्कुल अलग तरीके से देखते। अमीर डैडी का मानना था कि दोष वो लोग देते हैं जिनके अंदर कोई काबिलियत नहीं होती है। जो लोग सचमुच अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं वे निराशा से घबराते नहीं हैं, बल्कि उससे सीखते हैं और सीख कर आगे बढ़ते हैं। रॉबर्ट अपनी जिंदगी के बारे में बताते हुए कहते हैं कि सेल्समैन के रूप में काम करते हुए उन्हें अक्सर निराशा हाथ लगती थी, लेकिन वो ये जानते थे कि अगर उन्हें बेचने का गुण सीखना है तो उन्हें निराशा के दर्द का सामना करना होगा। बेचना सीखने यानी सेल्स की प्रक्रिया में उन्होंने एक बेहतरीन सबक सीखा कि निराशा को लायबिलिटी के बजाय एसेट में कैसे बदला जाए। अक्सर हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो किसी नए काम में हाथ डालने से घबराते हैं क्योंकि वो निराशा से डरते हैं। उन्हें डर होता है कि वो गलती कर देंगे या लोग उन्हें अस्वीकार कर देंगे। जिस तरह हर समस्या में एक अवसर छुपा होता है, ठीक उसी तरह हर निराशा में ज्ञान का एक अनमोल रत्न छुपा होता है। रॉबर्ट के हिसाब से उनके अमीर डैडी का यह मानना था कि बेवकूफ ही ये उम्मीद रखते हैं कि हर चीज उनके मनचाहे तरीके से होगी। निराशा का मतलब हारना नहीं होता। इसका मतलब यह होता है कि जो आप चाहते थे, जो आपकी योजना और रणनीति थी, चीजें उसके अनुसार नहीं हुई। निराश होकर बैठने की बजाय आप अपनी योजना और रणनीति का दोबारा आकलन करें और फिर से कोशिश करें और आगे बढ़ें। कई बार हम ऐसे लोगों से भी मिलते हैं जिनके पास बिजनेस के बेहतरीन आइडियाज होते हैं। उनका रोमांच लगभग 1 महीने तक रहता है, फिर निराशाएं उन्हें घेरने लगती हैं। जल्दी ही उनका रोमांच खत्म हो जाता है और आप उन्हें सिर्फ ये कहते सुनते हैं, आइडिया तो बढ़िया था पर काम नहीं आया। गलती करने और निराश होने या किसी चीज में असफल होने का सबसे दर्दनाक पहलू ये नहीं है कि दूसरे लोग हमारे बारे में क्या कहते हैं। सबसे दर्दनाक पहलू तो यह है कि हम खुद के प्रति बहुत ज्यादा कठोर हो जाते हैं। गलतियां करने वाले अधिकांश लोग अक्सर खुद को कोसते रहते हैं। वे खुद को भावनात्मक रूप से बुरी तरह प्रताड़ित करते हैं। अक्सर ऐसा देखा गया है कि जो लोग मानसिक और भावनात्मक रूप से खुद के प्रति कठोर होते हैं वे जोखिम लेने, नए आइडियाज को अपनाने या किसी नए काम का प्रयास करने के बारे में बहुत सावधान रहते हैं। अगर आप अपनी व्यक्तिगत निराशाओं के लिए खुद को या किसी दूसरे को दोष देते हैं तो आपके लिए कोई नई चीज सीखना बेहद मुश्किल होगा। हम हर चीज पहले से ही नहीं जान सकते हैं। हम अक्सर तभी कोई चीज देखते हैं जब हमें उसे सीखने की जरूरत पड़ती है। इसीलिए आप नई चीज सीखने से डरे नहीं और निराशा की उम्मीद रखें। निराशा को गले लगाते जाएं और आगे बढ़ते जाएं। भविष्य उन्हीं लोगों का है जो समय के साथ खुद को बदलते हैं या अपग्रेड करते हैं।
और अपनी व्यक्तिगत निराशाओं को भविष्य की नींव का पत्थर बनाते हैं। लेखक रॉबर्ट कियोसाकी अपने जीवन का किस्सा हमसे साझा करते हुए कहते हैं कि कुछ साल पहले वे और उनके दोस्त माइक हाई स्कूल रियूनियन में गए थे, जो हमेशा एक रोचक अनुभव होता है। उन लोगों से मिलना अच्छा लगता है जिनके साथ हमने 3 साल तक पढ़ाई की थी। हाई स्कूल के दौरान वे ये नहीं जानते थे कि वे क्या बनने वाले हैं। उन्हें ये देखकर भी हैरानी हुई कि उनके अधिकांश सीनियर हाई स्कूल से निकलने के बाद अपने जीवन में सफल नहीं हो पाए। रॉबर्ट कहते हैं कि उन्होंने एक कहानी अपने पाठकों से इसलिए शेयर की क्योंकि वे और माइक पढ़ाई में ज्यादा होशियार नहीं थे। वे औसत विद्यार्थी थे, ना ही उनके अंदर कोई नेचुरल टैलेंट था और ना ही वे अपने क्लास के स्टार खिलाड़ी या लीडर थे। उनके टीचर्स के चुभते शब्द और उनके सहपाठियों की हंसी उनके अंदर वो आग पैदा करती जिसकी बदौलत वे आगे बढ़े। उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा और अच्छे और बुरे समय में साथ चलते चले गए। खैर, अगर गौर किया जाए तो इन बातों का कोई मतलब नहीं है कि आप अपने स्कूल में किस तरह के स्टूडेंट थे, आप पढ़ाई में कितने अच्छे थे, आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, आप अमीर हैं या गरीब हैं। क्या आपके अंदर ऐसी कोई कमी है जिससे आप खुद को कम समझते हैं? ये सब कमियां आपके लिए इंपॉर्टेंट तब होती हैं जब आप इन्हें इंपॉर्टेंस देते हैं। जो लोग आर्थिक स्वतंत्रता के मार्ग पर जाने के बारे में विचार कर रहे हैं, हो सकता है उन्हें अपनी योग्यताओं पर शक हो। उनके लिए सलाह यह है कि आप खुद पर विश्वास करें और इस विश्वास के साथ आगे बढ़ें कि आपके पास वे सभी योग्यताएं हैं जो सफल होने के लिए जरूरी हैं। ईश्वर ने सबके अंदर कुछ न कुछ प्रतिभा या गुण डाले हैं और इन प्रतिभाओं को निकालने के लिए हमें संकल्प, इच्छा शक्ति और गहरी आस्था की आवश्यकता होती है। आपके अंदर यह आस्था होनी चाहिए कि आप जीनियस हैं और आपके पास एक अनूठी प्रतिभा है। पैसा उन लोगों के पास नहीं रुकता जिन्हें खुद पर यकीन नहीं होता। इस बात को समझाने के लिए रॉबर्ट हमें बताते हैं कि किसी क्लास या व्यक्ति को कैश फ्लो क्वाड्रेंट समझाने के बाद वे उन्हें कुछ पल का समय देते हैं ताकि वे अपने अगले कदम के बारे में निर्णय ले सकें। पहले तो वो ये निर्णय लें कि वो किस क्वाड्रेंट में हैं। फिर उनसे यह भी पूछा जाता है कि अगर वे अपना क्वाड्रेंट बदलना चाहें तो वे किस क्वाड्रेंट में जाना चाहेंगे। कुछ लोग देखते हैं और कहते हैं कि वे जहां हैं खुश हैं। वहीं कुछ लोग कहते हैं कि वे जहां पर हैं वहां पर खुश नहीं हैं, लेकिन फिर भी इसे बदलना नहीं चाहते। ऐसे भी लोग हैं जो जहां हैं वहां पर खुश नहीं हैं और एक क्वाड्रेंट से दूसरे क्वाड्रेंट में जाने के लिए तैयार हैं। उन्हें मेरी सबसे महत्वपूर्ण सलाह यह होती है कि आप अपने शब्दों के प्रति जागरूक रहें, खास तौर पर ऐसे शब्दों के प्रति जो आपके दिल और आत्मा से निकलते हो। अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो आपको अपने विचारों और भावनाओं द्वारा निकले शब्दों के प्रति जागरूक रहना होगा। कहने का मतलब यह हुआ कि हमें कोई भी निर्णय आवेश में आकर नहीं लेना चाहिए और सोच समझकर शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। खुद पर यकीन रखें कि एक दिन आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र होंगे। याद रखें कि आप ही एकमात्र व्यक्ति हैं जो यह तय करता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं, यह आपके लिए बिल्कुल मायने नहीं रखता। आपको मेरी अच्छी सलाह यह है कि आप हर दिन आर्थिक रूप से बड़े होने की तैयारी करें। ज्यादातर लोग अपने सपनों का पीछा करना इसलिए बंद कर देते हैं और पीछे मुड़ जाते हैं क्योंकि वे डरते हैं। वे खुद के बारे में नकारात्मक विचार रखते हैं। जरूरी नहीं है कि आप हर काम में सर्वश्रेष्ठ हो। आपको जिस चीज को सीखने की जरूरत है उस चीज को मन लगाकर सीखें। जब आप ऐसा करेंगे तो आपकी दुनिया तेजी से बदलने लगेगी। अगर आप हिम्मत से अपने डर और डाउट्स यानी शंका का सामना करेंगे तो आपके लिए नए संसार का द्वार खुल जाएगा। कदम बढ़ाने से बिल्कुल ना डरें, खुद पर विश्वास करें और आज ही आर्थिक राह पर चलना शुरू कर दें। रॉबर्ट कियोसाकी ने दुनिया भर के करोड़ों लोगों की पैसे को लेकर सोच को चुनौती दी और उसे परिवर्तित भी किया। रॉबर्ट पारंपरिक दृष्टिकोण का विरोध करते हैं, जिसकी वजह से उनके दुनिया भर में काफी प्रशंसक बने और काफी आलोचक भी। वे आर्थिक शिक्षा के लिए एक प्रबल प्रचारक के रूप में दुनिया भर में जाने जाते हैं। लोग ज्यादातर पैसे की समस्या से इसलिए जूझते हैं क्योंकि वे सालों तक स्कूल जाने के बाद भी पैसे के बारे में कुछ नहीं सीख पाते। परिणाम यह होता है कि लोग पैसे के लिए काम करना तो सीख जाते हैं, लेकिन पैसा उनके लिए कैसे काम करे ये कभी सीख नहीं पाते। कैश फ्लो क्वाड्रेंट
वो कदम है जो रॉबर्ट कियोसाकी और उनकी पत्नी किम ने बेघर होने के कुछ सालों बाद आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने की यात्रा के दौरान उठाए थे। इन कदमों ने रॉबर्ट और उनकी पत्नी किम को आर्थिक स्वतंत्रता के मार्ग तक पहुंचने में मदद की और वे आज भी इसका प्रयोग करते हैं। लेखक हम सबको कैश फ्लो क्वाड्रेंट में बताए गए तरीकों से चलने और खुद के प्रति ईमानदार रहने की सलाह देते हैं। वो कहते हैं कि अगर आप इस समय इन्वेस्टर नहीं हैं तो जल्दी से जल्दी उस स्तर तक पहुंच जाइए। इसका अर्थ यह हुआ कि आप बैठकर एक योजना बनाएं और अपनी खर्च की आदतों को किस तरह नियंत्रित करेंगे इसका लेखा जोखा करें। अपने कर्ज और लायबिलिटी को न्यूनतम करें, अपने संसाधनों के भीतर रहें और फिर उन्हें बढ़ा लें। आप ये पता लगाएं कि कितना इन्वेस्ट करके आप अपने आर्थिक लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। आप किस स्तर का जीवन जीना चाहते हैं और उसके लिए आपको हर महीने कितने पैसों की जरूरत होगी। कैश फ्लो क्वाड्रेंट उनके लिए है जो नौकरी की सुरक्षा से आगे जाकर आर्थिक स्वतंत्रता की दुनिया में कदम रखने के लिए तैयार हैं, जो अपने जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन करने के लिए तैयार हैं। ये उनके लिए है और उनके लिए भी जो अपने आर्थिक भविष्य को नियंत्रित करना चाहते हैं। कैश फ्लो क्वाड्रेंट कोई आर्थिक नियम नहीं है, बल्कि ये एक रहस्य है जो आपको बताएगा कि कुछ लोग कम काम करने के बावजूद भी ज्यादा पैसे कैसे कमा लेते हैं, कम टैक्स क्यों देते हैं और आर्थिक मामलों में स्वतंत्र होना कैसे सीख जाते हैं। क्यों कुछ इन्वेस्टर्स बहुत कम जोखिम लेकर अमीर बन जाते हैं जबकि ज्यादातर इन्वेस्टर्स जैसे तैसे करके अपनी मूल पूंजी ही निकाल पाते हैं। क्यों ज्यादातर लोग नौकरी दर नौकरी भटकते रहते हैं जबकि कुछ लोग नौकरी छोड़कर अपना खुद का बिजनेस बनाने में सफल होते हैं। अंत में लेखक कहते हैं कि कैश फ्लो क्वाड्रेंट किताब में मैंने आपको इन्वेस्टर्स के 5 लेवल्स के बारे में इसलिए बताया ताकि आपको अपने बारे में कई जानकारियां मिल सकें, जैसे आप कौन हैं, आपकी रुचियां क्या हैं और आप अंततः क्या बनना चाहते हैं। मुझे विश्वास है कि कोई भी व्यक्ति कैश फ्लो क्वाड्रेंट को समझकर जल्दी से आर्थिक मार्ग तक पहुंच सकता है, चाहे वो इस समय किसी भी क्वाड्रेंट में काम कर रहा हो। हमेशा याद रखें कि आपके बॉस का काम आपको नौकरी देना है, खुद को अमीर बनाना आपका काम है। शुरुआती दौर में आपके लिए अपने बिजनेस का ध्यान रखना मुश्किल हो सकता है। भले ही आप कितना भी जानते हो, सीखने को बहुत कुछ है। सीखना जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है और शुरुआत में सीखना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अगर एक बार आप संकल्प ले लें तो उसके बाद आर्थिक स्वतंत्रता की यात्रा आसान हो जाती है। ये यात्रा बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, इसमें बस थोड़ा कॉमन सेंस और ज्ञान की जरूरत है। तो ये थी हमारी रिच डैड्स कैश फ्लो क्वाड्रेंट किताब पर चर्चा। हम आशा करते हैं कि आपको हमारी ये चर्चा पसंद आई होगी। आप हमें कमेंट्स के माध्यम से अपने सुझाव दे सकते हैं। आपके कमेंट्स का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा।